किम्बली मैजिक एकेडमी, जहां 20% विद्यार्थी ग्रेजुएशन से पहले जादू से भस्म हो जाते हैं। ओलिवर ने भी इस एकेडमी में न्यू एडमिशन करवाया है। एंट्रेंस सेरेमनी के दिन एकेडमी की ओर जाते समय एक जादुई फूल बताता है कि वह काफी घबराया हुआ लग रहा है और उसे आराम करना चाहिए, चाहे कितना भी भयानक भविष्य उसका इंतजार कर रहा हो। ओलिवर को आश्चर्य होता है कि क्या फूल हर नए छात्र से ऐसा कहता है। फिर वह अपने सामने एक लड़की को देखता है जो भयानक भविष्य के बारे में चिंतित है। एक अन्य छात्र उनसे कहता है कि वे चिंता न करें कि जादुई पौधे क्या कहते हैं और समझाता है कि वे जमीन से जादू के कणों को अवशोषित करते हैं और नए विद्यार्थियों को डराया करते हैं। केटी यह सुनकर खुश हुई और उसने कहा कि वह जादुई पौधों के बारे में ज्यादा नहीं जानती है, लेकिन उसे जादुई जीव जंतु बहुत पसंद है। मिकेला ने एक अन्य छात्र को चेतावनी दी कि वह ध्यान रखे कि वह कहाँ चल रहा है, क्योंकि उसने लगभग जादुई फूल के ऊपर अपना पैर रख दिया था। फूल नाराज हो जाता है और एक दूसरे छात्र नानाओ के पास जाता है, ये देखते हुए कि उसने कितने अजीब कपड़े पहने हैं। सभी छात्र उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं और अनुमान लगाते हैं कि वह एक सामुराई है। एकेडमी पहुंचकर गाय जादुई जीवों की परेड देखकर प्रभावित होता है। वह एक ड्रैगन देखता है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था और ओलिवर उसे बताता है कि वह एक फाफनर है। गाय तब नोटिस करता है कि केटी इतनी खुश नहीं दिखती है, हालांकि उसे जादुई जीव जंतु बहुत पसंद है, और वह बताती है कि उनके साथ एक ट्रोल मार्च कर रहा है जो बहुत दयालु प्राणी है और इसके लायक नहीं है। वे दोनों फिर बहस करते हैं कि ट्रोल अच्छे हैं या बुरे, लेकिन पीट उन्हें शांत होने के लिए कहता है क्योंकि वह अपने पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता है। ओलिवर उनसे कहता है कि उन्हें बाद में बात करनी चाहिए जब वे एक दूसरे का नाम जान लें। केटी सहमत हो जाती है और अपना परिचय देने के लिए तैयार हो जाती है, हालांकि भीड़ में से एक छात्र उस पर जादू करता है। अचानक उसके पैर अपने आप चलने लगते हैं और वह परेड में ट्रोल की ओर दौड़ने लगती है। उसके जादू को समझकर बाकी लोग उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। 2 कुत्ते ट्रोल पर हमला करते हैं, लेकिन वह उन्हें आसानी से हरा देता है। जैसे ही केटी ट्रोल के पास पहुंचती है तो जादू बिखर जाता है और वह रुक जाती है। ट्रोल उस पर हमला करने की तैयारी करता है, लेकिन नानाओ उसे रुकने के लिए चिल्लाती है। केटी हिलने डुलने में असमर्थ है। नानाओ फिर ट्रोल से लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। बाकी लोग आते हैं और मिकेला ट्रोल का ध्यान भटकाने के लिए जादू का इस्तेमाल करती है, लेकिन इसका कोई असर नहीं होता है। सब लोग सोच रहे हैं कि क्या किया जाए और ओलिवर उन्हें ट्रोल पर हवा का जादू चलाने के लिए कहता है। चूँकि समय नहीं है, बाकी लोग सहमत हो जाते हैं और इम्पेटस मंत्र कास्ट करते हैं। इसके बाद ओलिवर टिबिया का उपयोग करके जादू को बदलता है और इससे ऐसा शोर उत्पन्न होता है जो ड्रैगन की दहाड़ जैसा लगता है। यह सुनकर ट्रोल ड्रैगन की तलाश में मुड़ जाता है। उस क्षण का उपयोग करते हुए नानाओ हवा में उछलती है और उसके बाल सफेद हो जाते हैं। फिर वह अपनी कटाना से ट्रोल के सिर पर वार करती है। ट्रोल बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। ओलिवर नोटिस करता है कि उसके बालों का रंग फिर से बदल जाता है। फिर नाना उसकी मदद करने के लिए उन्हें धन्यवाद कहती है। एंट्रेंस सेरेमनी शुरू होने से पहले ओलिवर को पता चला कि जब नानाओ को ट्रोल का सामना करना पड़ा तो उसके पास कोई योजना नहीं थी। नानाओ ने पुष्टि करते हुए कहा कि उसके कटाना में भी धार नहीं थी, इसलिए वह काफी परेशानी में थी। ओलिवर वास्तव में उसे नहीं समझ पाता, लेकिन याद करता है कि उसके बालों का रंग सफेद हुआ था, जो एक शक्तिशाली जादूगर की पहचान है, और सोचता है कि वह एक महान जादूगर बन सकती है। लूथर छात्रों को चुप रहने के लिए कहता है और हेडमिस्ट्रेस को मंच पर आमंत्रित करता है। इसके बाद एस्मेराल्डा मंच पर टेलीपोर्ट करती है। वह परेड में हुई घटना के लिए माफी मांगती है और बताती है कि ट्रोल को पकड़ लिया गया है। एस्मेराल्डा कहती हैं कि एकेडमी एक ऐसी जगह है जहां छात्र 7 साल तक जादू सीखेंगे और यह 2 चीजों को महत्व देता है, स्वतंत्रता और परिणाम, जिसका मतलब है कि छात्रों का जीवन उनके अपने हाथों में है। केवल 80% छात्र ही ग्रेजुएट होते हैं, बाकी 20% जादू पर नियंत्रण खोने से इसमें असफल हो जाते हैं। इसके बाद वह छात्रों से पूछती कि क्या उनके पास कुछ प्रश्न हैं, और नानाओ ने कहा कि यदि आपके सिर में दर्द होता है तो आप एक विशेष स्थान पर धीमी गति से रगड़कर इसे ठीक कर सकते हैं। एस्मेराल्डा को आश्चर्य होता है कि क्या यह कोई सवाल है, लेकिन नानाओ ने खुलासा किया कि एस्मेराल्डा दर्द में है और यह सिर्फ एक सलाह है। एस्मेराल्डा ने इसे नजरअंदाज कर दिया और समारोह को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अब सभी छात्र खाने पीने और आपस में बात करने के लिए स्वतंत्र हैं। वह एक मंत्र पढ़ती है जिससे सभी छात्र तैरने लगते हैं और वेलकम हॉल में पहुंच जाते हैं। सीनियर छात्र भी सेरेमनी में शामिल होते हैं और नए छात्रों के साथ बातचीत करना शुरू करते हैं।
ओलिवर और पहले के अन्य 5 छात्र इकट्ठा होते हैं और अपना परिचय देने का निर्णय लेते हैं। मिकेला ने उसका परिचय मैकफार्लेन परिवार की सबसे बड़ी बेटी के रूप में कराया, जो एक प्रतिष्ठित और गौरवान्वित कबीला है जो प्राचीन काल से येलगलैंड में रहता है। गाय ने अनुमान लगाया था कि वह मैकफार्लेन है और पूछता है कि क्या उसके परिवार पर कोई अभिशाप है, क्योंकि सभी के बाल घुंघराले हैं। हालांकि मिकेला ने खुलासा किया कि यह हेयर स्टाइल उनके परिवार का प्रतीक है। इसके बाद केटी बताती है कि वह फॉनलैंड से है। उसे जादुई जीव जंतु पसंद हैं और वह उसे बचाने के लिए सभी को धन्यवाद करती है। फिर गाय बताता है कि वह एक जादुई किसान परिवार से है और वह जादुई पौधों के बारे में बहुत कुछ जानता है। पीट बताता है कि उसके माता पिता जादूगर नहीं हैं और उसके परिवार का कोई लंबा इतिहास नहीं है। मिकेला को एहसास हुआ कि उसने एक सामान्य छात्र के रूप में एडमिशन करवाया है। ओलिवर पहचानता है कि पीट जो किताब पढ़ रहा है वह उसे कई बार पढ़ चुका है। पीट यह जानकर बहुत खुश होता है। इसके बाद ओलिवर बताता है कि उसका परिवार उसके दादाजी के समय से ही जादुई रहा है। उसके चचेरे भाई बहन हैं जो किम्बर्ली मैजिक एकेडमी में सीनियर छात्र हैं और वह जादू को बदलने में माहिर है। अंत में नानाओ बताती है कि वह यामात्सु के एक सैमुराई परिवार से है। वह युद्ध में मारी जाने वाली थी, लेकिन पास से गुजर रहे एक जादूगर ने उसे बचा लिया। उसने अपना परिचय मैकफार्लेन के रूप में देते हुए उसे यहाँ एडमिशन लेने के लिए कहा। मिकेला का अनुमान है कि वह उसके पिता रहे होंगे, जो किम्बर्ली में पार्ट टाइम लेक्चरर हैं, लेकिन वह नहीं जानती थी कि वह छात्रों की तलाश में इतनी दूर चले गए थे। पीट बताता है कि उसने भी उसकी तरह एक साधारण स्लॉट में एडमिशन करवाया है, लेकिन नानाओ बताती है कि उसने कोई परीक्षा नहीं दिया। मिशेला ने खुलासा किया कि प्रत्येक शिक्षक एक छात्र की सिफारिश कर सकता है और उसके पिता ने शायद उसकी सिफारिश की होगी। परिचय पूरा होने के बाद वे लोग खाना शुरू करते हैं और नानाओ पूरा भुना बीफ खाने की तैयारी करती है। ये देखकर बाकी लोगों ने उसे टेबल मैनर्स सिखाने का फैसला किया और ओलिवर ने मांस काटकर सभी को परोसा। ओलिवर और पीट अंततः रूममेट बन जाते हैं। ओलिवर सुबह जल्दी उठता है और एकेडमी की जांच करने का फैसला करता है। बाहर में उसने एक आवाज सुनी कि वह जल्दी बाहर क्यों आ गया है। फिर उसे पता चलता है कि वह ग्विन द्वारा भेजी गई एक सीक्रेट एजेंट है और उसे तब तक उस पर नजर रखने का काम सौंपा गया है जब तक कि वह इस माहौल में ढल नहीं जाता। ओलिवर ने उससे उसका नाम पूछा और उसने अपना परिचय टेरेसा कार्स्टी के रूप में दिया। ओलिवर एकेडमी की जांच करता हुआ आगे बढ़ता है और नानाओ को फव्वारे में नहाते हुए देखता है। यह देखकर उसने तुरंत फव्वारे के चारों ओर एक पर्दा बनाकर जादू कर दिया। वह उसे वहां नहाने के लिए डांटता है और कहता है कि कोई भी उसे यहाँ देख सकता है, लेकिन नानाओ बताती है कि अपने आखिरी युद्ध के दौरान उसके शरीर पर खून के दाग है और वह उसे साफ कर रही है। ओलिवर उसे जल्दी करने को कहता है। तभी नानाओ को एहसास हुआ कि वह खुद को सुखाने के लिए कुछ भी नहीं लाई। फिर ओलिवर उसे अपना कोट देता है। ओलिवर खुद से बात करता है कि नानाओ कितनी अजीब और इनोसेंट है, लेकिन उसमें महान जादूगर बनने की पूरी काबिलियत है। ओलिवर और उसके नए दोस्त सुबह डाइनिंग हॉल में इकट्ठा होते हैं। गाय वहां आता है और उनसे कहता है कि वह अधिक देर तक सो गया था, इसीलिए उसे देर हो गई। पीट चाहता है कि वे नाश्ता जल्दी खत्म करें क्योंकि उनका पूरा दिन क्लासेस से भरा हुआ है। नानाओ जादू की क्लासेस को लेकर बहुत एक्साइटेड है और सोच रही है कि वे क्या सीखेंगे। लूथर गार्लैंड तलवारबाजी की कला के प्रोफेसर हैं। वह छात्रों का अभिवादन करते हैं और पूछते हैं कि क्या वे जानते हैं कि तलवारबाजी की कला क्या होती है। पीट बताता है कि ये तलवार का उपयोग करके प्रदर्शित की जाने वाली तकनीकें हैं। जादुई छड़ी के साथ तलवार का उपयोग 400 साल पहले हुआ था, जब एक प्रसिद्ध जादूगर विल्फ बैडरवेल एक जादू न जानने वाले से युद्ध में हार गए थे। तब से नजदीकी हमलों से निपटने के लिए जादूगरों ने तलवार को अपने साथ रखना शुरू कर दिया। लूथर ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा कि वह सही है। फिर वह ऐसे 2 छात्रों को बुलाते हैं जो पहले से ही तलवार से युद्ध करना जानते हो। नानाओ तुरंत अपना हाथ उठाती है। लूथर ने नानाओ के बारे में सुना है, लेकिन आश्चर्य है कि क्या वह तलवार का उपयोग कर सकती है। इसके बाद रिचर्ड एंड्रूज भी हिस्सा लेना चाहता है और बताता है कि उसने सुना है कि कैसे नानाओ ने एक ट्रोल को सिर्फ एक तलवार से हरा दिया था और देखना चाहता है कि वह वास्तव में कैसे लड़ती है। ओलिवर को पता चलता है कि रिचर्ड नानाओ की तलवारबाजी की कला में अनुभव की कमी का फायदा उठाना चाहता है ताकि वह दिखावा कर सके। इसलिए ओलिवर भी नानाओ से मुकाबला करना चाहता है और कहता है कि उसने नानाओ के साथ मिलकर ट्रोल के खिलाफ लड़ाई की। ओलिवर को एहसास हुआ कि जब ट्रोल ने हमला किया तो रिचर्ड वहां मौजूद था, लेकिन उसने कुछ नहीं किया।
रिचर्ड का कहना है कि इसका फैसला उन्हें प्रोफेसर पर छोड़ देनी चाहिए कि कौन पहले मुकाबला करेगा। तभी मिकेला रिचर्ड को मुकाबले के लिए चुनौती देती है और कहती है कि यदि वह उसे हरा देता है तो लोग अधिक प्रभावित होंगे। लूथर ने फिर 2 मुकाबले की घोषणा की, ओलिवर वर्सेस नानाओ और रिचर्ड वर्सेस मिकेला। वह पहले ओलिवर और नानाओ को बुलाता है और उनकी तलवारों पर घातक विरोधी जादू करता है ताकि वे एक दूसरे को घायल न करें। युद्ध तब समाप्त होगा जब उनमें से एक सिर या छाती पर घातक प्रहार करेंगे। चूँकि नानाओ जादू का उपयोग नहीं कर सकती है, ओलिवर का इरादा जादू का उपयोग न करने और आसानी से हार जाने का है, लेकिन उसे याद आता है कि वह समुराई तकनीक का उपयोग कर सकती है। नानाओ इनोसेंट कलर का उपयोग करके उस पर हमला करना शुरू करती है। ओलिवर जादू का इस्तेमाल करके बहुत मुश्किल से बच पाता है। लड़ते समय ओलिवर को एहसास हुआ कि नानाओ काफी कुशल है और युद्ध में उसने कई लोगों की जान ली होगी। नानाओ को एहसास हुआ कि ओलिवर गंभीरता से मुकाबला नहीं कर रहा है और वह रोती है। फिर ओलिवर गंभीर होने का फैसला करता है और दोनों एक दूसरे से गंभीरता से भिड़ते हैं, लेकिन लूथर ने उन्हें यह कहते हुए रोक दिया कि उसने उन्हें एक दूसरे को मारने के लिए नहीं कहा था, क्योंकि अनजाने में उन दोनों ने घातक विरोधी जादू को तोड़ दिया था। मिकेला रिचर्ड से पूछती है कि क्या वह नानाओ के सभी हमलों को रोक सकता है। फिर वह लूथर से पूछती है कि क्या वे अपना मुकाबला रद्द कर सकते हैं। रिचर्ड भी सहमत हो जाता है और लूथर उनका मुकाबला रद्द कर देता है। मुकाबले के बाद नानाओ ओलिवर के पास जाती है और उसे बताती है कि उसे मुकाबला करके बहुत मजा आया, लेकिन उसे अफसोस है कि वे इसे खत्म नहीं कर सके और पूछती है कि क्या वे फिर से लड़ सकते हैं। ओलिवर ने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह उससे फिर कभी नहीं लड़ेगा, क्योंकि वह उसे मारना नहीं चाहता या वह उसके हाथों मरना नहीं चाहता है। अगली क्लास स्पेलोलॉजी की है, जहां प्रोफेसर फ्रांसिस गिलक्रिस्ट उन्हें बताती हैं कि उन्हें तलवार की नहीं बल्कि केवल जादुई छड़ी की आवश्यकता है, और यदि वे खुद को जादूगर कहते हैं तो उन्हें अपनी समस्याएं केवल जादू से हल करनी होगी। बाद में गाय फ्रांसिस के लेक्चर से थक जाता है और डर रहा है कि बाकी के क्लासेस और भी अधिक कठिन है। केटी अगली क्लास जादुई जीव विज्ञान के लिए एक्साइटेड है। प्रोफेसर वनेसा एल्डिस छात्रों से कहती हैं कि यदि वे पशु प्रेमी टाइप के हैं तो उन्हें अपने आदर्शों को कूड़े में फेंक देना चाहिए, क्योंकि यहाँ वे जादुई जीवों को संसाधनों के रूप में मानते हैं। वनेसा छात्रों को जादुई रेशम के कीड़े देती है और कहती है कि वे जितने चाहें उतने कोकून बना सकते हैं, जब तक उन्हें जादू खिलाया जाएगा। हालांकि अगर वे उन्हें एक ही बार में बहुत अधिक जादू खिला दें तो उनके कोकून काले हो जाते हैं और रेशम के कीड़े राक्षसों में बदल जाते हैं। यदि कोकून काला हो जाता है तो छात्रों को उन्हें स्वयं जलाकर मारना होगा। आज का कार्य 10 रेशम कीटों से 5 सामान्य कोकून का उत्पादन करना है। मिकेला को कोई दिक्कत नहीं होती और वह आसानी से काम पूरा कर लेती है। वह नानाओ की मदद करने का फैसला करती है। पीट ने भी आखिर काम पूरा कर लिया। केटी वास्तव में धीमी गति से आगे बढ़ती है, क्योंकि वह एक बार भी फेल नहीं होना चाहती और उन सभी को बचाने का निर्णय लेती है। केटी 10वें प्रयास में असफल हो जाती है और उसे बचाने के लिए कोकून खोलने की कोशिश करती है, लेकिन राक्षस बाहर आता है और उसके हाथ को काट लेता है। मिकेला और ओलिवर तुरंत राक्षस को मार देते हैं, लेकिन वनेसा उन्हें बताती है कि वे दूसरे छात्र की मदद करने के कारण उनके पॉइंट्स कट गए हैं। ओलिवर केटी के साथ नर्स ऑफिस जाता है। वहाँ केटी ने खुलासा किया कि उनके परिवार के पास बहुत सारे जादुई जीव हैं और यहाँ तक कि एक ट्रोल भी है जिसके साथ वह काफी करीब है। वह यह समझती है कि इंसान आगे बढ़ने के लिए जानवरों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिर भी वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहती और जब वह उन्हें तकलीफ में देखती है तो उसे बुरा लगता है। ओलिवर उसे बताता है कि उसका घर स्वर्ग जैसा लगता है, हालांकि वह अब पृथ्वी पर है जो एक क्रूर जगह है जहां वह एक एंजल बनकर नहीं रह सकती। यदि वह अब भी दयालु बने रहने का निर्णय लेती है तो यह काफी अच्छा होगा। उसे अभी कोई विकल्प चुनने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसे पता होना चाहिए कि वह अकेली नहीं है। ओलिवर फिर दरवाजा खोलता है, जिससे पता चलता है कि उसके बाकी के दोस्त दरवाजे पर खड़े होकर उन्हें सुन रहे हैं। बाद में ओलिवर की मुलाकात टेरेसा से होती है, जो उसे बेहतर दोस्त चुनने की सलाह देती है, क्योंकि केटी एक रेशम कीट को भी नहीं मार सकती। ओलिवर का कहना है कि वह स्वयं यह निर्णय लेगा। टेरेसा बताती है कि वह मास्टर ग्विन की लैब में वापस जा रही है और कुछ दिन वहीं रहेगी। डिनर के बाद पीट को एहसास हुआ कि उसने अपनी किताब स्पेलोलॉजी के क्लास में छोड़ दी है। ओलिवर कहता है कि उसे यह नहीं मानना चाहिए कि किम्बर्ली में खोई हुई चीजें ढूंढना इतना आसान होगा। वह और मिकेला उसके साथ जाने का फैसला करते हैं। जैसे ही तीनों चले जाते हैं तो केटी बताती है कि उसने सुना है
कि किम्बर्ली एक विशाल भूल भुलैया के शीर्ष पर बैठी है और रात में भूल भुलैया स्कूल पर कब्जा करना शुरू कर देती है। पीट को स्पेलोलॉजी क्लास में अपनी किताब मिलती है। मिकेला और ओलिवर रिलैक्स होते हैं और वापस जाने का फैसला करते हैं। हालांकि जल्द ही वे भूल भुलैया में पहुंच जाते हैं। ओलिवर का कहना है कि स्टूडेंट्स अक्सर खो जाते हैं, इसलिए इंस्ट्रक्टर्स और सीनियर्स अक्सर यहाँ गश्त लगाते हैं। एक महिला आती है और कहती है कि वह खुश है कि वे उस पर भरोसा कर रहे हैं। पीट उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन ओलिवर उसे रोकता है। वह अपना परिचय 4th ईयर स्टूडेंट ओफिलिया साल्वाडोरी के रूप में देती है। ओलिवर ने उसके बारे में सुना है और बताता है कि उसने उसकी किताब भी पढ़ी थी जो काफी डरावनी थी। ओफिलिया अपने जादू का उपयोग करती है और पीट उसकी ओर बढ़ता है, लेकिन मिशेला उसे रोक देती है। ओफिलिया आश्चर्यचकित है कि ओलिवर पर उसकी जादू का कोई असर नहीं हो रहा। वह उन्हें करीब आने के लिए कहती है, लेकिन ओलिवर मना कर देता है और फिर तीनों भाग जाते हैं। वे एक हड्डी की दीवार से टकराते हैं और एक आदमी दिखाई देता है। वह अपना परिचय 5th ईयर स्टूडेंट साइरस रिवरमूर के रूप में देता है। तभी ओफिलिया आती है और कहती है कि बातचीत के बीच में भागने में उन्हें कोई हिचकिचाहट नहीं हुई और इसलिए शायद उन्हें डिसिप्लिन सीखने की जरूरत है। ओलिवर पीट से कहता है कि वह अपना हथियार न निकाले, वरना उन्हें उन पर हमला करने का कारण मिल जाएगा। ओफिलिया को आश्चर्य होता है कि साइरस अब भी मिलने वाली हर लाशों का चीर फाड़ कर रहा है, जो उसे घिनौना लगता है। हालांकि साइरस का कहना है कि वह पुरुषों के साथ जो करती है वह कहीं अधिक घिनौना है। साइरस ओफिलिया को सक्यूबस कहता है, जिससे वह नाराज हो जाती है। फिर साइरस जादू से एक जानवर प्रकट करता है और ओफिलिया भी अपने जादू से एक भयानक जीव बुलाती है। जैसे ही वे लड़ते हैं, ओलिवर और उसके दोस्त भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन साइरस अपनी हड्डी की दीवार से उन्हें रोक देता है। तभी नानाओ वहाँ आती है और अपनी तलवार से हड्डी की दीवार को काट देती है। वह कहती है कि यह एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत लोग मारे जा चुके हैं और वह ऐसी भावना से अच्छी तरह वाकिफ है। ओफिलिया और साइरस के बीच लड़ाई में शामिल होने से पहले वह ओलिवर और बाकी लोगों को भागने के लिए कहती है। जैसे ही नानाओ उनसे लड़ने के लिए आगे बढ़ती है, ओलिवर भी उसके पीछे जाता है। हालांकि लड़ाई को एक अन्य छात्र द्वारा रोक दिया जाता है, जो 2 जानवरों को भस्म कर देता है। वह अपना परिचय किम्बर्ली के स्टूडेंट प्रेसिडेंट एल्विन गॉडफ्री के रूप में देता है और ओलिवर और बाकी लोगों से वादा करता है कि वह उन्हें चोट नहीं पहुंचाएगा। फिर एक 5th ईयर स्टूडेंट कार्लोस आती है और ओफेलिया की गर्दन पर अपना ब्लेड रख देती है। एल्विन ओफेलिया और साइरस से कहता है कि वह उन्हें उनकी सजा बाद में बताएगा, लेकिन अभी उन्हें भूल भुलैया की गहराई में वापस लौट जाना चाहिए। उनके जाने के बाद कार्लोस बताती है कि वे आम तौर पर भूल भुलैया में इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते, लेकिन वे शायद नए स्टूडेंट्स को देखने के लिए उत्सुक थे। इसके बाद एल्विन और कार्लोस छात्रों को भूल भुलैया से बाहर ले जाते हैं। बाहर वे अपने बाकी दोस्तों से मिलते हैं और ओलिवर नानाओ पर गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वह जानती थी कि ओफेलिया और साइरस का सामना करना आत्महत्या है। उसे लगता है कि नानाओ वास्तव में मरना चाहती थी, लेकिन मिशेला ने उसे शांत किया और वह नानाओ से सब कुछ समझाने के लिए कहती है। फिर नानाओ पुष्टि करती है कि ओलिवर ने जो कहा वह सच है, क्योंकि उसने जीने की इच्छा खो दी है। वह एक युद्ध में थी जहां सुमा योशिहिसा ने 50,000 लोगों की सेना का नेतृत्व किया था। पीछे उसकी सेना केवल 200 थी। उसे याद है कि वह तब तक लोगों को मारती रही जब तक वह सुमा के कैंप तक नहीं पहुंच गई। फिर एक योद्धा ने उससे लड़ाई की, लेकिन उसने उसे मार डाला। वह सोमा से कहती है कि उसने सुना है कि उसका बेटा उनके कबीले का सबसे ताकतवर योद्धा है और वह उससे लड़ना चाहती है। सोमा फिर कहता है कि उसने बिना यह जाने कि वह कौन था, उसे मार दिया। वह बदला लेने के लिए अपने लोगों को उसका नाम पूछे बिना उसे मारने का आदेश देता है, ताकि उसे याद भी न रखा जाए। इसके बाद थियोडोर मैकफार्लेन आते हैं और सैनिकों को आगे बढ़ने से रोकते हैं। थियोडोर का कहना है कि वह असाधारण बच्चों के प्रति आकर्षित है और उसने नानाओ को अपने साथ आने और जादूगर बनने के लिए कहा। तभी से नानाओ को लगने लगा कि वह सपने में जी रही है। हालांकि इस सपने के खत्म होने से पहले वह किसी ऐसे व्यक्ति से लड़ना चाहती है जिसका वह सम्मान करती है। उनके बीच कोई दुश्मनी नहीं है। वे इसे शियावासे कहते हैं और जब वह ओलिवर से लड़ी तो उसे लगा कि यही वह शियावासा है जिसकी उसे तलाश थी। हालांकि ओलिवर ने उससे दोबारा लड़ने से इनकार कर दिया, जिससे नानाओ को दुख हुआ और उसने हर चीज की परवाह करना बंद कर दिया।
केटी का कहना है कि ओलिवर के मना करने के वजह से वह अजीब हो गई। नानाओ ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि चाहे वह उसके प्यार में पड़ी हो या उसकी तलवारबाजी में, यह उसके लिए एक ही बात है। मिशेला कहती है कि वह उन्हें एक दूसरे को मारने नहीं दे सकती और नानाओ को जीने का एक नया तरीका खोजने की जरूरत है, न कि मरने की जगह। आखिरकार अब उसे कोई ऐसा मिल गया है जिससे वह प्यार करती है। ओलिवर ने नानाओ से कहा कि वह उससे वादा करे कि वह अपना जीवन बर्बाद नहीं करेगी और अपनी तलवार का इस्तेमाल अपने लिए करेगी। नानाओ ने वादा किया और उनसे उसे जीने का तरीका सिखाने के लिए कहा, क्योंकि उसे आज की क्लासेस में कुछ भी समझ नहीं आया। अगले दिन नानाओ ओलिवर और बाकियों के पास आती है और नई चीजें सीखने के लिए तैयार हो जाती है। तलवारबाजी की क्लास के दौरान एक छात्र लूथर से पूछता है कि क्या वह स्पेल ब्लेड का उपयोग कर सकते हैं। लूथर जानते थे कि देर सबेर कोई यह जरूर पूछेगा और बताते हैं कि स्पेल ब्लेड एक विशिष्ट प्रकार की कला है। स्पेल ब्लेड एक ऐसी तकनीक है जिसमें एक मंत्र एक कदम की दूरी पर इस्तेमाल किया जाता है तो कोई भी ओपोनेंट बिना किसी असफलता के मारा जाता है। अब तक कुल 6 स्पेल ब्लेड्स हैं। ऐसे कई लोग हैं जो नए स्पेल ब्लेड्स का आविष्कार करने की कोशिश करते हैं और कई ऐसे हैं जो मौजूदा स्पेल ब्लेड्स को हराने की कोशिश करते हैं। हालांकि लंबे समय से स्पेल ब्लेड्स की संख्या 6 पर बनी हुई है। वे गुप्त तकनीकें हैं और उनका उपयोग कौन कर सकता है और वे क्या करते हैं यह गुप्त रखा जाता है। इस वजह से लूथर उन्हें यह नहीं बता सकता कि वह स्पेल ब्लेड का उपयोग कर सकता है या नहीं। रिचर्ड ओलिवर और नानाओ के पास जाता है और उनसे कहता है कि उन्हें अभ्यास करने की जरूरत है। ओलिवर का कहना है कि वे सभी एक ही स्तर पर हैं और सभी को अभ्यास करने की आवश्यकता है। रिचर्ड इस बात से चिढ़ जाता है और ओलिवर से मुकाबला करना चाहता है। वह मुकाबले के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन नानाओ को ओलिवर में कोई साहस नहीं दिखता और वह उससे पूछती है कि क्या उसका इरादा हारने का है। वह चाहती है कि वह अपना सब कुछ दे, क्योंकि वह नहीं चाहती कि वह तब तक हारे जब तक कि वह सचमुच हार न जाए। रिचर्ड नाराज हो जाता है क्योंकि ओलिवर उसे गंभीरता से लेने लायक नहीं समझता है। फिर लूथर आते हैं और दोनों को प्रैक्टिस पर ध्यान देने को कहते हैं। मिशेला ने ओलिवर को बताया कि वह रिचर्ड के साथ बड़ी हुई है और उनकी लगातार तुलना की जाती थी, इसलिए वह अपनी ताकत दिखाने के लिए इतना उतावला है। ओलिवर रिचर्ड के साथ अपने रिश्ते को खराब नहीं करना चाहता, लेकिन साथ ही वह नानाओ को निराश भी नहीं करना चाहता। फिर पीट आता है और उन्हें बताता है कि केटी भाग गई क्योंकि उसने सुना कि वे परेड में हमला करने वाले ट्रोल को मारने जा रहे थे। डारियस ग्रेनविल केटी को सामने से हटने के लिए कहता है क्योंकि उसे ट्रोल को मारने के लिए कहा गया है। वह केटी से उसका नाम पूछता है और उसके परिवार का नाम सुनकर उसे पता चलता है कि उसके माता पिता कौन हैं और कहता है कि नागरिक अधिकार लोगों में से बहुत से लोग ऐसे नहीं हैं जो उसके माता पिता से अधिक मूर्ख हैं। यह सुनकर केटी गुस्सा हो जाती है और उससे ट्रोल को न मारने के लिए कहती है। डारियस पूछता है कि अगर ट्रोल ने किसी को मार डाला तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा, लेकिन केटी कहती है कि वह ट्रोल को दोबारा हमला न करने के लिए मना लेगी। उसे यह अजीब लगता है कि वह एक ट्रोल के साथ बातचीत करने का इरादा रखती है और उस पर जादू करता है जिससे वह दर्द से गिर जाती है। तभी ओलिवर और बाकी लोग वहां आते हैं और केटी को दर्द में देखकर काफी नाराज हो जाते हैं। हालांकि कुछ भी होने से पहले वीरा मिलिगन आती है और उन्हें रोकती है, ये कहते हुए कि उस ट्रोल की मौत पर आपत्ति दर्ज की गई है। लूथर ये कहते हुए आता है कि स्टूडेंट्स पर अत्यधिक दर्द मंत्रों के उपयोग पर 5 साल पहले प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि डारियस का कहना है कि उसका पढ़ाने का तरीका बदलने का कोई इरादा नहीं है। लूथर बताते हैं कि परेड में जो कुछ हुआ उसकी पूरी जांच नहीं हुई है, इसलिए सबूत के तौर पर ट्रोल को जीवित रखा जाना चाहिए। हेडमिस्ट्रेस ने भी इसकी इजाजत दे दी है। डारियस इसे स्वीकार कर लेता है और वहाँ से चला जाता है। मिकेला जादू से केटी का दर्द ठीक करती है। फिर वेरा ने केटी को अपना परिचय देते हुए बताया कि वह 4th वर्ष की छात्रा है और वह ट्रोल के बारे में भी चिंतित थी। चूँकि केटी की तरह वह भी जादुई जीवों से प्यार करती है, वेरा उससे कहती है कि अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो तो वह उसके पास आ जाए। उनके जाने के बाद एक चमगादड़ मिशेला के लिए एक लेटर लाता है जिसमें उन्हें सूचित किया जाता है कि रिचर्ड ओलिवर और नानाओ को युद्ध के लिए चुनौती दे रहा है। अगले दिन केटी वेरा के साथ ट्रोल से मिलने आती है और उससे दोस्ती करने की कोशिश करती है। इस बीच बाकी के क्लासमेट उसे देखकर हंस रहे हैं। ओलिवर कहता है कि वह रिचर्ड के साथ मुकाबले के लिए तैयार हो जाएगा क्योंकि उसे लगता है कि इस मुकाबले को और नहीं टाला जा सकता है। गाय मुकाबले की जगह के बारे में पूछता है और पीट बताता है कि युद्ध भूल भुलैया के पहली मंजिल पर हो रहा है। क्लास के दौरान कुछ स्टूडेंट्स ने ट्रोल से बात करने की कोशिश करने पर केटी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया।
गाय उन पर गुस्सा हो जाता है, लेकिन ओलिवर उसे शांत होने के लिए कहता है। तभी केटी वहाँ आती है और वे खुलेआम उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे पिंजरे में ट्रोल के साथ रहने के लिए कहते हैं। ये सुनकर ओलिवर उन पर हमला करता है। फिर गाय और नानाओ भी लड़ाई में शामिल होते हैं और उन्हें जमकर पीटते हैं। हालांकि इसकी वजह से उन तीनों को डिटेंशन रूम में भेज दिया गया। केटी उनसे माफी मांगती है क्योंकि वह अपना बचाव खुद नहीं कर सकी और उन्हें यहाँ आना पड़ा। लेकिन ओलिवर का कहना है वे यहाँ हैं क्योंकि वह खुद को काबू नहीं कर सका। गाय कहता है कि उन्होंने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया और केटी की इसमें कोई गलती नहीं है। मिकेला उनके बातों से सहमत है, लेकिन कहती है कि अब फर्स्ट ईयर के ज्यादातर स्टूडेंट्स उनके खिलाफ हैं और रिचर्ड संभवतः इसका फायदा उठाएगा। और ओलिवर को चेतावनी देती है कि कल का मुकाबला ईमानदारी से तो बिल्कुल नहीं होगा। अगले दिन 2 छात्र ओलिवर और उसके दोस्तों को भूल भुलैया में युद्ध स्थान पर ले जाने के लिए आते हैं। ओलिवर और बाकी सब अपनी तलवार पर जादू करते हैं और ओलिवर उन्हें खतरा होने पर तुरंत हमला करने को कहता है। भूल भुलैया में पीट ये बात से चिंतित है कि युद्ध के बहाने यह कोई साजिश तो नहीं, लेकिन ओलिवर उसे सुनिश्चित करता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है। वे एक बड़े कोलोसियम और युद्ध देखने आए छात्रों की एक बड़ी भीड़ को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। दोनों छात्र उन्हें बताते हैं कि जो लोग भाग लेंगे वे मैदान में चले जाएंगे, जबकि बाकी लोग स्टैंड में सीटें ले सकते हैं। ओलिवर मिकेला से बाकियों का ध्यान रखने के लिए कहता है। फिर ओलिवर और नानाओ मैदान की ओर बढ़ते हैं, लेकिन रिचर्ड उन्हें पीछे खड़े रहने के लिए कहता है क्योंकि पहले एक प्रदर्शनी लड़ाई है। फिर रिचर्ड और उसके साथी 2 कोबोल्ड्स का सामना करते हैं और रिचर्ड आसानी से उनमें से एक को मार देता है। ओलिवर नानाओ को बताता है कि ये जादूगरों द्वारा खेला जाने वाला एक पारंपरिक खेल है जहां वे उनका शिकार करते हैं। लड़ाई के बाद रिचर्ड ने ओलिवर से कहा कि ओलिवर को हराने से उसे कोई सम्मान नहीं मिल सकता है क्योंकि वह उससे कम अनुभवी है और इसके बजाय वे बारी बारी से कोबोल्ड्स का शिकार करेंगे और जो अधिक शिकार करेगा वह विजेता होगा। ओलिवर देखता है कि रिचर्ड के पास कोबोल्ड्स का शिकार करने का अनुभव है, जबकि नानाओ ने आज से पहले कभी कोबोल्ड देखा ही नहीं। लेकिन वह सोचने लगता है कि अगर वह हार गया तो रिचर्ड के साथ उसका रिश्ता अच्छा हो सकता है। दूसरे कोबोल्ड्स वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वापस आकर लड़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। स्टूडेंट्स बेरहमी से उनका शिकार करते हैं और भीड़ में खड़े दर्शक इस पर हंसते हैं। नानाओ ये देखकर क्रोधित हो जाती है और सभी पर चिल्लाती है कि वे लोग कितने निर्दय हैं, क्योंकि वे उन बेजुबानों से लड़ रहे हैं जिनमें लड़ने की इच्छा भी नहीं है और उनमें से लगभग सभी सुरक्षित दूरी पर खड़े हैं। ऐसी लड़ाई में कोई सम्मान नहीं है। फिर स्टूडेंट्स नाराज हो जाते हैं और नानाओ पर बोतलें फेंकना शुरू करते हैं। वह ओलिवर की ओर मुड़ती है और उससे कहती है कि उन्हें चले जाना चाहिए क्योंकि यह लड़ाई उनके योग्य नहीं है। कुछ छात्र नानाओ को यह कहते हुए जाने से रोकते हैं कि अगर उसने जाने की कोशिश की तो वे उसे पीटेंगे, लेकिन नानाओ कोबोल्ड्स की तुलना में उनसे लड़ना पसंद करती है। जो छात्र यहाँ ओलिवर का नेतृत्व कर रहे थे वे अगले कोबोल्ड को रिहा करने के लिए जाते हैं, लेकिन कोबोल्ड के बजाय एक गरुड़ दिखाई देता है और उन पर हमला करता है। यह देखकर रिचर्ड चौंक जाता है कि वहाँ एक गरुड़ है। रिचर्ड के साथी गरुड़ पर हमला करते हैं, लेकिन गरुड़ उन्हें आसानी से हरा देता है और अन्य छात्रों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। ओलिवर का कहना है कि यह एक परिचित दिव्य जानवर है और वे इसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। बाकी के स्टूडेंट्स मैदान से भागने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं। रिचर्ड गरुड़ के हमले को देखकर डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। यह देखकर गरुड़ उसके पीछे जाता है और जैसे ही उसे मारने वाला होता है, नानाओ अंदर आती है और हमला रोक देती है। नानाओ फिर इनोसेंट कलर का उपयोग करके गरुड़ पर हमला करती है। इस बीच मिकेला अपने दोस्तों को कोबोल्ड से बचाती है। गाय का कहना है कि उन्हें नानाओ की मदद करनी चाहिए, लेकिन मिकेला उन्हें यहीं रहकर अपनी हिफाजत करने को कहती है क्योंकि उसने ओलिवर से उनकी सुरक्षा का वादा किया है। लड़ाई के दौरान गरुड़ नानाओ पर शक्तिशाली वार करने के लिए ऊपर उड़ता है, लेकिन ओलिवर उसे बचाने के लिए एक जादू का उपयोग करता है और उसे हमले से दूर धकेल देता है। फिर गरुड़ ओलिवर की ओर मुड़ता है। ओलिवर उस पर हमला करता है, लेकिन गरुड़ उसके हमले से बचने में सफल हो जाता है और उसके पेट पर वार करता है। तभी नानाओ फिर से गरुड़ को रोक देती है और ओलिवर मौके का फायदा उठाकर छुप जाता है और अपने घाव को ठीक करना शुरू करता है। रिचर्ड ने ओलिवर से पूछा कि वह कैसे लड़ रहा है और क्या वह डरता नहीं है। ओलिवर ने खुलासा किया कि वह डरता है, लेकिन नानाओ संभवतः ऐसी नहीं है। वह उसकी तरह सामान्य नहीं है। यही कारण है कि उसे उसकी मदद करनी होगी और उसे एक सामान्य व्यक्ति बनना सिखाना होगा।
जैसे ही ओलिवर लड़ाई पर लौटने के लिए निकलता है, वह रिचर्ड को बताता है कि नानाओ भी रिचर्ड को लड़ते हुए देखना चाहती थी। लड़ाई में दोबारा शामिल होते हुए ओलिवर नानाओ से कहता है कि वे ज्यादा देर तक गरुड़ से नहीं लड़ सकते हैं, इसलिए वह उसके लिए गरुड़ पर हमला करने और उसे मारने के लिए एक रास्ता बनाएगा और मौका मिलते ही नानाओ को उस पर घातक प्रहार करने को कहता है। जल्द ही गरुड़ हवा से हमला करने की कोशिश करता है, जिसका ओलिवर इंतजार कर रहा था, और इसमें बाधा डालने के लिए टोनीट्रस का उपयोग करता है, जिससे नानाओ को हमला करने का मौका मिलता है। हालांकि गरुड़ बहुत जल्दी हमले से उबर जाता है और ओलिवर अपने शरीर के साथ नानाओ की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही गरुड़ उस पर प्रहार करने वाला था, रिचर्ड उस पर इम्पीटस से हमला करता है और ओलिवर को गरुड़ के हमले से बचाता है। फिर नानाओ गरुड़ पर हमला करने के लिए कूद पड़ती है और इससे घायल हो जाती है, लेकिन वह गरुड़ का सिर काटकर उसे मारने में सफल हो जाती है। यह देखकर सब हैरान हो जाते हैं। नानाओ और ओलिवर रिचर्ड को धन्यवाद देते हैं। रिचर्ड कहता है कि अब से वह भी अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार है, लेकिन लड़ने से डरता है। हालांकि वह हारने और अपने परिवार के लिए शर्मिंदगी कहलाने से अधिक डरता है। उसे इस बात पर आश्चर्य होता है कि वे बिना किसी हिचकिचाहट के अपने से अधिक शक्तिशाली दुश्मन से कैसे लड़ सकते हैं। नानाओ का कहना है कि एक समुराई अपना दुश्मन नहीं चुन सकते और एक बार लड़ाई शुरू होने पर वे केवल अपनी जीत पर विश्वास कर सकते हैं। हालांकि ओलिवर अलग तरह से सोचता है और कहता है कि ऐसे दुश्मन से भागने में कोई शर्म की बात नहीं है, जिसे आप हरा नहीं सकते। लेकिन रिचर्ड ने हिम्मत दिखाई और लड़ाई में डटा रहा, जबकि ज्यादातर छात्र वहां से भाग गए थे। ओलिवर उस साहस और सम्मान को कभी नहीं भूलेगा जो रिचर्ड ने आज दिखाया। नानाओ भी रिचर्ड की प्रशंसा करती है और उसे एक सच्चा योद्धा कहती है, जिससे वह भावुक हो जाता है और रो पड़ता है। फिर बाकी लोग आते हैं और उनसे पूछते हैं कि वे ठीक हैं। मिकेला रिचर्ड को उनकी मदद करने के लिए धन्यवाद कहती है और उसे इस रूप में देखकर खुश है। टेरेसा ओलिवर की सुरक्षा के लिए वहां मौजूद न होने के लिए माफी मांगती है। हालांकि ओलिवर उसे कहता है कि सब ठीक है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता था कि कोलिसियम में गरुड़ दिखाई देगा। टेरेसा अब भी उसकी रक्षा करना चाहती है, ताकि समय आने पर वह वही कर सके जो करने यहाँ आया है। अगले दिन केटी ट्रोल के पास खाना देने आती है, लेकिन वीरा को विश्वास नहीं है कि ट्रोल के साथ उसकी कोई प्रगति होगी। हालांकि उसी पल ट्रोल खाना खाने लगता है और केटी ये देखकर खुश हो जाती है। जीव विज्ञान क्लास में उन्हें एक जानवर का पोस्टमार्टम करना पड़ा और क्लास के बाद सभी लंच के लिए जाते हैं, लेकिन ऐसी क्लास के बाद वे खाने के लिए बिल्कुल एक्साइटेड नहीं है। अन्य छात्र उन्हें देखकर भाग जाते हैं और वे अब केटी का मजाक भी नहीं उड़ाते। हालांकि ओलिवर यह नहीं मानना चाहता कि ये सब इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। उसका यह भी मानना है कि ट्रोल और गरुड़ की घटनाओं का संबंध किसी डेमी ह्यूमन कार्यकर्ता से हो सकता है। गाय को उम्मीद है कि शिक्षक गरुड़ घटना के लिए अपराधी का पता लगा लेंगे, लेकिन ओलिवर का कहना है कि स्कूल इसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि यह भूल भुलैया में हुआ था। और मिकेला कहती है कि किम्बरली में ऐसी चीजें होना कोई बड़ी बात नहीं है। गरुड़ से लड़ाई के कारण नानाओ काफी लोकप्रिय हो गई है और छात्र उसे घेर कर उससे गरुड़ के बारे में सवाल पूछते हैं। केटी को यह अनुचित लगता है, क्योंकि ओलिवर ने भी लड़ाई लड़ी थी और उसे भी लोकप्रिय होना चाहिए। फिर पीट कहता है कि नानाओ की तलवारबाजी देखने में काफी शानदार थी, जबकि ओलिवर के मंत्र देखने में बोरिंग और समझने में मुश्किल थे। लेकिन मिकेला का कहना है कि उसके लड़ने का तरीका बिल्कुल अलग है, इसलिए उसे समझना थोड़ा मुश्किल है। इसके बाद मिकेला ओलिवर को इनाम में विक्ट्री किस देने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन ओलिवर ने उसे यह कहते हुए रोक दिया कि उसे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी नानाओ लौटती है और इनाम के बारे में सुनकर वो ओलिवर को विक्ट्री किस देती है और फिर रिक्वेस्ट करती है कि वह उसे भी एक विक्ट्री किस दे। ओलिवर काफी शर्मिंदा महसूस करता है, लेकिन ऐसा करने के लिए सहमत हो जाता है। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, एक लड़की उन्हें बीच में रोकते हुए कहती है कि आखिर वे स्कूल में एक दूसरे से मिल ही गए। अगर वह उसे परेशान कर रही है तो वह माफी चाहती है, लेकिन खुश है कि उसे कुछ दोस्त मिल गए हैं। फिर वह ओलिवर को चूमती है और वहाँ से चली जाती है। मिशेला पूछती है कि वह कौन है और ओलिवर बताता है कि वह उसकी चचेरी बहन है और वह उसके परिवार के साथ ही रह रहा है। ओलिवर और बाकी सब एल्केमी क्लास में है, जहां प्रोफेसर डैरियस ग्रेनविल ने छात्रों को चेतावनी दी कि वे जिन सामग्रियों के साथ काम कर रहे हैं उनकी स्थिति में अचानक और भारी बदलाव हो सकते हैं और वे खतरनाक हैं। फिर वह उनसे कहते हैं कि उनके पास जो औषधि नुस्खा है उस पर काम करना शुरू करें। क्लास के दौरान
ऑलिवर गाय से कहता है कि आज की प्रक्रिया मुश्किल होने के कारण वह उस पर नजर रखेगा। वह बिना किसी परेशानी के जादुई कारहा बना लेता है और कुछ छात्रों की मदद करता है जिन्होंने प्रक्रिया के दौरान गड़बड़ी की। तभी पीट भी गड़बड़ी करता है और ऑलिवर तुरंत जादू से पॉट को नीचे करता है। फिर वह अपने शरीर के साथ उसे फटने से रोकता है। डैरियस ऑलिवर के काम से प्रभावित होता है और उससे कहता है कि वह उसका नाम और चेहरा याद रखेगा। हालांकि वह उसे अपने दोस्तों को अधिक सावधानी से चुनने की चेतावनी देता है। क्लास के बाद पीट ऑलिवर से उसकी जान बचाने के लिए शुक्रिया कहता है। तभी रिचर्ड ने ऑलिवर को डैरियस से सावधान रहने की चेतावनी दी, जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स को अपने अधीन ले लेते हैं और उनके भविष्य के करियर को बर्बाद कर देते हैं। वह छात्रों से परिणाम भी चुराते हैं और इसे अपने काम के रूप में पब्लिश करते हैं। रिचर्ड ने उन्हें यह भी बताया कि कोई है जो उनसे ट्रोल घटना के बारे में बात करना चाहती है। बाद में उनकी मुलाकात एनी मैकली से होती है, जो एंट्रेंस सेरेमनी के दौरान केटी को खतरे में डालने के लिए माफी मांगती है। सभी यह सुनकर उस पर गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन वह कहती है कि उसके माता पिता ने उसे बताया था कि ट्रॉल्स जादूगरों के लिए शर्मिंदगी है और इसलिए उसने केटी पर शरारत करने के लिए जादू किया। ऑलिवर ने उससे पूछा कि उसके साथ और कौन इसमें शामिल था जिसने ट्रोल को भड़काया। एनी बताती है कि वह नहीं जानती कि ऐसा किसने किया। उनके जाने के बाद केटी ट्रोल से मिलने जाती है। वह उससे पूछती है कि उसने हमला क्यों किया, क्योंकि वह जानती है कि वह बिना वजह ऐसा नहीं करेगा। वह वास्तव में ट्रोल से बात करना चाहती है, लेकिन वह आश्चर्यचकित रह जाती है जब ट्रोल जवाब देता है और उससे कहता है कि उसे अब यहाँ नहीं आना चाहिए क्योंकि वह व्यक्ति खतरनाक है। नाना ऑलिवर के साथ फ्लामा का उपयोग करने की प्रैक्टिस करती है। उसे सिखाया गया है कि अपने अंदर की शक्ति का उपयोग कैसे करना है, लेकिन वह नहीं जानती कि जब शक्ति उसके शरीर से निकल जाए तो उसे क्या करना चाहिए। ऑलिवर उसे बताता है कि उसे अपने अंदर और बाहर की दुनिया के बीच की दूरी को मिटाना होगा और फ्लामा का उपयोग कैसे करना है इसका प्रदर्शन करता है। नाना फिर कुछ अन्य मंत्रों का अभ्यास करती है। वह तेजी से सीखना चाहती है ताकि वह बाकी लोगों की मदद कर सके। हालांकि उसे विश्वास नहीं है कि ट्रोल फिर से भागने की कोशिश करेगा। इसके बाद ऑलिवर ने उससे सवाल किया कि क्या वह मानती है कि ट्रोल भागने की कोशिश कर रहा था और बेकाबू नहीं हुआ था। नानाओ का कहना है कि उसे लगा कि ट्रोल गेट की ओर भाग रहा है। फिर ऑलिवर इसके बारे में सोचता है और उसे कुछ एहसास होता है और वे ट्रोल के पिंजरे की ओर बढ़ते हैं। वहां पहुंचकर ऑलिवर को केटी की तलवार मिलती है। फिर ट्रोल उन्हें बताता है कि वे केटी को ले गए। ऑलिवर पूछता है कि क्या वह जानता है कि वह कहाँ है, लेकिन ट्रोल केवल अनुमान लगाता है कि यह वही जगह हो सकती है जहाँ वे उसे पहले ले गए थे, एक गहरी अंधेरी जगह। ऑलिवर को भूल भुलैया का एहसास होता है। केटी की तलाश में जाते समय ऑलिवर बताता है कि अतीत में कार्यकर्ताओं ने डेमी ह्यूमंस तक इंटेलिजेंस लाने की कोशिश करने के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स का आयोजन किया था। उनका मानना था कि अगर उनमें से कुछ इंसानों की तरह होशियार हो जाएं, तो उन्हें अधिकार दिए जाएंगे। एक प्रोजेक्ट ट्रॉल्स के साथ भी थी, लेकिन इसकी आलोचना की गई और तुरंत बंद कर दिया गया। हालांकि किसी ने इसे किम्बर्ली के अंधेरे कोनों में जारी रखा होगा। ऑलिवर को यकीन है कि कोई ट्रोल के दिमाग के साथ खिलवाड़ कर रहा था और चूंकि वह इसे और सहन नहीं कर सकता था, इसलिए उसने भागने की कोशिश की। वे भूल भुलैया में एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से ऑलिवर आगे और नीचे नहीं जाना चाहता। वह मदद के लिए एल्विन को बुलाना चाहता है, लेकिन उन पर किसी चीज ने हमला किया और उन्हें उठा लिया गया। ऑलिवर और नानाओ कहीं और जागते हैं, जहां वेरा उनसे कहती है कि वह उन्हें एल्विन को बुलाने नहीं दे सकती। वह अपनी वर्कशॉप में उनका स्वागत करती है और कहती है कि गरुड़ को ट्रेन करने में उसे 1 साल लगे थे, लेकिन उन्होंने उसे पहले दिन ही हरा दिया। वेरा बताती है कि ट्रोल के मस्तिष्क पर उसका ऑपरेशन बिल्कुल सही था, लेकिन उसने उससे बात करने से इनकार कर दिया। हालांकि केटी ने उसकी बोलने की क्षमता को जागृत कर दिया, जिससे वीरा को आश्चर्य हुआ कि उसने ऐसा करने के लिए क्या किया। वह केटी के मस्तिष्क को देखना चाहती है और उसका एक छोटा सा हिस्सा लेकर उसका अध्ययन करना चाहती है, यह देखते हुए कि बात करने का कोई मतलब नहीं है। नानाओ वेरा पर हमला करती है, लेकिन वह अपनी बाईं आंख दिखाती है और उसे पत्थर में बदलना शुरू कर देती है। ऑलिवर तुरंत जादू तोड़ता है और नानाओ को बचाता है। उसे एहसास होता है कि वीरा के पास बेसिलिस्क्स आए हैं। वह बताती है कि यह उसके ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंट्स की ओर से एक उपहार है और यह ऐसी चीज नहीं है जिसका उपयोग कोई भी कर सकता है, क्योंकि उस पर काम करने से पहले इसने उसके 5 भाई बहनों को मार डाला था। जो लोग उसकी आंख के बारे में जानते हैं वे उसे स्नेक आई मिलीगन कहते हैं।
ऑलिवर नानाओ को उसकी आंख से बचने के लिए कहता है। वह वेरा पर टोनीट्रस से हमला करता है, लेकिन वेरा अधिक शक्तिशाली मंत्र से उसका मुकाबला करती है। फिर नानाओ उस पर तलवार से हमला करती है, लेकिन वह नानाओ के हमले को संभालने में सफल हो जाती है और उसे गिरा देती है। जैसे ही वह उसे मारने वाली होती है, ऑलिवर उसे बचाने के लिए हमला करता है। वेरा ऑलिवर के स्पीड से काफी प्रभावित होती है। दोनों वेरा से लड़ना जारी रखते हैं, लेकिन वेरा उन्हें आसानी से हरा देती है। वेरा नानाओ पर शक्तिशाली मंत्रों से हमला करती है, जिसे नानाओ अपनी तलवार से महसूस करके उसे हटाने में सफल हो जाती है। वेरा उसकी तकनीक से काफी प्रभावित हो जाती है। यह देखकर ऑलिवर को एहसास होता है कि नानाओ की तलवार उसके जिस्म का एक अटूट हिस्सा है। दोनों मिलकर वेरा पर फ्लामा से हमला करते हैं, लेकिन इसका उस पर कोई असर नहीं होता है। ऑलिवर नानाओ के साथ एक योजना बनाता है। वह अपने जादू का इस्तेमाल करके नानाओ को वेरा के पीछे भेजता है, जबकि वह हमले के मंत्रों से उसका ध्यान भटकाता है। नानाओ फिर वेरा पर पीछे से हमला करती है, लेकिन ऑलिवर को तब पता चलता है कि वेरा के बाएं हाथ पर भी एक बेसिलिस्क आए है। नानाओ भी इसे देखती है और अनुमान लगाती है कि उसका अभिशाप लाइट के स्पीड से चल रहा है। उसे एहसास होता है कि उसकी तलवार लाइट के स्पीड से भी तेज होनी चाहिए और वह उसके चारों ओर बहने वाले श्राप को काटते हुए वेरा के हमला करने से पहले उसका बायां हाथ काट देती है। इसके बाद वेरा सदमे से बेहोश हो जाती है। नानाओ ने जो किया उसे देखकर ऑलिवर को एहसास हुआ कि नानाओ को खुद इसका एहसास नहीं हुआ है, लेकिन उसने जो किया वह एक अचूक हमला था और यह एक नए 7वें स्पेल ब्लेड की उपस्थिति है। ऑलिवर वेरा की घाव को अपने जादू से ठीक करता है, क्योंकि उसका इरादा उन्हें जान से मारने का नहीं था। फिर नाना ऑलिवर को विक्ट्री किस देने के लिए रिक्वेस्ट करती है, लेकिन उसी क्षण एल्विन और कार्लोस आ जाते हैं। वे यह देखकर आश्चर्यचकित होते हैं कि वे दोनों वेरा को अपने दम पर संभालने में कामयाब रहे और उन्होंने बताया कि वे एक अज्ञात सूचना मिलने पर यहाँ आए थे। फिर वे केटी को वहाँ से ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद ऑलिवर और बाकी लोगों ने केटी को समझाया कि वीरा वास्तव में उसकी मदद करना चाहती थी और उसके साथ काम करना चाहती थी। हालांकि केटी फिर कुछ ऐसा करने में कामयाब रही जो वीरा इतने सालों में नहीं कर सकी, जिससे ट्रोल चर्चा में आ गया। चूँकि ट्रोल ही एकमात्र ऐसा जीव है जो बात कर सकता है, वह अब एक अनोखी प्रजाति है और स्कूल को उससे छुटकारा नहीं मिलेगा। यह सुनकर केटी खुश हो जाती है और धन्यवाद के रूप में ऑलिवर को चूम लेती है। उसे इसकी परवाह नहीं है कि वीरा ने क्या किया और खुश है कि वे जीत गए। वह वेरा से बात करेगी और उसे वह सब कुछ बताएगी जो वह सोचती है और वे तय करेंगे कि उनका रिश्ता वहाँ से कहाँ जाएगा। ऑलिवर केटी की रक्षा करने में सक्षम होने के लिए खुशी से रोता है और केटी वैसी ही दयालु बनी रहती है। कुछ दिनों बाद डारियस ने ऑलिवर को अपने साथ आने के लिए बुलाया, क्योंकि वह चाहते थे कि वे कुछ बात करें। डारियस बताते हैं कि वे एक छात्र के शोध को पुनः प्राप्त कर रहे हैं, जिसे आमतौर पर वह दूसरों पर छोड़ देता है, लेकिन चूंकि यह छात्र असाधारण रूप से प्रतिभाशाली है, इसलिए अन्य लोग जादू के बहुत करीब आ गए और मर गए। डारियस को कई राक्षसों का सामना करना पड़ा था, जिनमें से प्रत्येक गरुड़ से अधिक शक्तिशाली थे, लेकिन वह उन्हें आसानी से हरा देता है। छात्र के शोध स्थल पर डारियस बताते हैं कि वहाँ एक पोर्टल है और वे सभी राक्षस इसके माध्यम से आए थे। राक्षसों ने भी एक दूसरे को खा लिया और जिन्हें उसने मार डाला वे बचे हुए थे। डारियस फिर पोर्टल बंद कर देते हैं। ऑलिवर को यकीन है कि डारियस को पता था कि ट्रोल के साथ क्या किया गया था, क्योंकि वह ट्रोल को जल्दी से मारना चाहते थे ताकि वह सबूतों से छुटकारा पा सके। ऑलिवर को इस बात के भी सबूत मिले कि डारियस वेरा को डेमी ह्यूमंस की सप्लाई कर रहे थे। ऑलिवर यह जानना चाहता है कि वह उसके शोध में सहायता क्यों कर रहे थे। इसके बाद डारियस कहते हैं कि उसका सपना मानव जाति के भीतर की मूर्खता को खत्म करना है। डारियस का इरादा मनुष्यों पर उसी तकनीक का उपयोग करके उन्हें अधिक बुद्धिमान बनाने का था। डेरियस चाहते हैं कि ऑलिवर उसके शोध में जुड़कर उसकी सहायता करे। हालांकि उसके पास कोई विशेष कौशल नहीं है, फिर भी वह एक सहायक के रूप में मूल्यवान है। ऑलिवर ने उससे एक और सवाल पूछने का फैसला किया। वर्ष 1525 में चौथे महीने की 8वीं रात को डारियस कहाँ थे और क्या कर रहे थे? डारियस को सवाल दिलचस्प लगता है और उसे एहसास होता है कि ऑलिवर इस समय उसे निशाना बना रहा है। वह इस बात से आश्चर्यचकित है कि उस महिला के अभी भी जीवित रिश्तेदार हैं। चूँकि वे तलवार से हमला करने की सीमा के भीतर हैं, ऑलिवर डारियस को अपनी तलवार निकालने के लिए कहता है।
ऑलिवर तब देखता है कि डैरियस तलवारबाजी में उससे बेहतर है और हजारों भविष्य में डेरियस उसे मार डालता है। हालांकि ऑलिवर को यकीन है कि कोई न कोई ऐसा अवश्य होगा जिसमें वह जीतेगा और वह इसकी तलाश कर रहा है। वह अंततः ऐसा करने में सफल हो जाता है और जैसे ही वह इसे देखता है वह इसका उपयोग डेरियस के खिलाफ करता है और चौथे स्पेल ब्लेड एंगोस्टेविया का उपयोग करके उनका दायां हाथ काट देता है। डेरियस आश्चर्यचकित है क्योंकि चौथे स्पेल ब्लेड को 7 साल पहले उस रात उस महिला के साथ खत्म हो जाना चाहिए था। ऑलिवर बताता है कि वे उनसे कुछ चीजें लेने में कामयाब हुए थे, लेकिन वे सब कुछ लेने में असमर्थ थे। डेरियस को तब पता चलता है कि ऑलिवर उसका बेटा है। ऑलिवर कहता है कि एक दर्द का जादू केवल उस दर्द को फिर से उत्पन्न करने में सक्षम है जिसे जादूगर ने एक बार अनुभव किया हो। वह डेरियस को बताता है कि ऑलिवर ने उन सभी 128 प्रकार के दर्द का अनुभव करना सुनिश्चित किया जो डेरियस ने उस रात उसकी माँ को दिया था। वह डेरियस से कहता है कि उसे सही शब्दों की खोज शुरू करनी होगी और जब तक वह उन्हें नहीं कहेगा वह उसे टॉर्चर करता रहेगा। इसके बाद ऑलिवर दर्द का जादू चलाना शुरू कर देता है और प्रत्येक जादू के बाद वह डेरियस से सवाल करता है कि क्या उसे वह शब्द याद आया। 67वें दर्द के जादू के बाद डेरियस ने उससे अपना जीवन समाप्त करने के लिए कहा। ऑलिवर का कहना है कि अब जाके उसने सही शब्द कहा और उसने उसे मार डाला। उनके चचेरे भाई ग्विन और शैनन वहाँ आते हैं। ऑलिवर शैनन को इन सब से दूर रहने को कहता है। ग्विन ने ऑलिवर से पूछा कि उसके शरीर पर तनाव कैसा है। ऑलिवर का कहना है कि यह हमेशा की तरह है और वह इसे 2 बार इस्तेमाल करके संभाल सकता है, लेकिन इससे अधिक कुछ भी करने पर वह मर जाएगा। इसके बाद ग्विन ने उसे 3 बार इसका इस्तेमाल करने से मना किया। टेरेसा भी वहां आती है और ऑलिवर को पता चलता है कि वह उसकी गुप्त रक्षक है और उसने ही एल्विन को वेरा के बारे में चेतावनी दी थी। टेरेसा ने उसकी सेवा जारी रखने और उसकी इच्छानुसार उसका उपयोग करने का वादा किया। ग्विन फिर अपने साथियों को बुलाता है। वह ऑलिवर को एक मुखौटा देता है और उसे बताता है कि यह उसका राज्याभिषेक है और उससे तब तक शासन करने और उनका मार्गदर्शन करने के लिए कहता है जब तक कि उसकी माँ को मारने वाले सभी लोग मर नहीं जाते। ऑलिवर ने पुष्टि की कि वह उन सभी को मार डालेगा। वेनेसा एल्डिस, फ्रांसिस गिलक्रिस्ट, एनरिको फोरघेरी, डेमेट्रियो अरिस्टाइड्स, बाल्डिया मुवेजिका मिली और एस्मेराल्डा। साल 1525 में ऑलिवर की माँ का 6 लोग पीछा कर रहे थे। वह एस्मेराल्डा की बदौलत भागने और जीवित रहने में सफल रही। हालांकि एस्मेराल्डा ने उसके पीठ में छुरा घोंपा और उसे मार डाला। 6 और लोगों के बचे रहने पर ऑलिवर को नानाओं की बात याद आती है कि बदला लेने के लिए तलवार उठाने में कोई सम्मान नहीं है और उसे लगता है कि अब उसे पता चल जाएगा कि उसकी बातें कितनी सच हैं। डेरियस के लापता होने के 4 महीने बाद एस्मेराल्डा ने बाकी सभी को इकट्ठा किया और कहा कि वे मान सकते हैं कि डेरियस अब मर चुके हैं, चूँकि यह संभावना है कि वह भूल भुलैया में फंसकर मारा गया हो या किसी ने उसे मार डाला होगा। हालांकि वनेसा सोचती है कि गार्लैंड और थियोडोर के साथ उनमें से केवल 6 ही उसे मारने में सक्षम हो सकते हैं। थियोडोर ने खुलासा किया कि वह भी वहाँ है और वह ऐसा करता तो यह उसके लिए बहुत बड़ी प्रशंसा है। एस्मेराल्डा पूछती है कि क्या डेरियस की मौत से किसी का कोई लेना देना है, लेकिन वे सभी चुप रहे। वनेसा को आश्चर्य होता है कि क्या किसी छात्र ने ऐसा किया है और एस्मेराल्डा कहती है कि अगर यह सच है तो उस छात्र को अपने किए पर बहुत पछतावा होगा। रात को सोते समय पीठ को गर्मी लगती है और वह जाग जाता है। तब उसे एहसास होता है कि अब उसके पास एक महिला का शरीर है। उसकी चीख सुनकर ऑलिवर जाग जाता है, लेकिन पीठ उसे दूर रहने के लिए कहता है। दिन के दौरान पीठ अजीब व्यवहार करता है और अपने दोस्तों से दूर रहता है। मिकेला स्टेसी को देखती है और उसे हेलो कहती है, लेकिन स्टेसी उसे अनदेखा करते हुए आगे चली जाती है। मिकेला बताती हैं कि यह उसकी रिश्तेदार स्टेसी और उनकी अटेंडेंट फे है, लेकिन स्कूल शुरू होने के बाद से वे दूरी बनाए हुए हैं। उनके शिक्षक डस्टिन हेजेस वहां आते हैं और बताते हैं कि आज वह उन्हें झाड़ू पर उड़ना सिखाएंगे। वह स्टूडेंट्स को झाड़ू घर में ले जाते हैं, जहां वह बताते हैं कि झाड़ू की छड़ें जीवित प्राणी हैं और प्रत्येक झाड़ू एक खास प्रकार के सवार को ही पसंद करते हैं, इसलिए वे किसी को भी उन पर सवारी नहीं करने देंगे। वे सभी से एक झाड़ू ढूंढने के लिए कहते हैं। ऑलिवर पहले से ही अपना झाड़ू अपने साथ लाया है। नानाओं के मन को पसंद करते हुए कई झाड़ुओं ने उसे घेर लिया, लेकिन उसे कोने में एक अकेली झाड़ू दिखाई देती है। डस्टिन ने उसे चेतावनी दी कि यह एक बहुत ही गुस्सैल झाड़ू है और अगर वह सावधान नहीं रही तो यह उसे चोट पहुंचा सकता है। नाना उसके पास आती है और झाड़ू गुस्से से हिलने लगता है।
उसे लगता है कि यह उसके भरोसेमंद घोड़े की तरह है, जो केवल अपने सच्चे मालिक को ही उस पर सवारी करने की अनुमति देता है। फिर झाड़ू शांत हो जाता है। नाना उसे बताती है कि वह उसे मजबूर नहीं करेगी, लेकिन वह चाहती है कि उसे पता चले कि उसे वह पसंद है। फिर झाड़ू उसे स्वीकार कर लेता है और वह झाड़ू की सवारी करती है। डस्टिन आश्चर्यचकित है, क्योंकि उसने उस झाड़ू को वश में करने की कई बार कोशिश की। ऑलिवर को यकीन है कि यह वही झाड़ू है जिसे कभी उसकी माँ ने उड़ाया था। पीट और गाय को छोड़कर सभी को झाड़ू मिल जाती है। अगली क्लास एल्केमी की है, लेकिन यह एक अन्य शिक्षक के साथ है, जिससे केटी को आश्चर्य होता है कि क्या डारियस ठीक है। मिकेला बताती है कि उसने सुना है कि डारियस भूल भुलैया में लापता हो गए हैं, हालांकि इस पर विश्वास करना कठिन है। गाय ने सुना है कि यह शिक्षकों या किसी जादूगर के बीच अंदरूनी लड़ाई थी, जो किम्बरली के प्रति द्वेष रखता था। फिर थियोडोर सामने आते हैं और सोचते हैं कि सच्चाई क्या है। मिकेला अपने पिता को देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है और सोचती है कि वह इतने दिन कहाँ थे। वह उनसे नाना से माफी मांगने के लिए कहती है, क्योंकि वह उसे यहाँ लाए और फिर गायब हो गए। थियोडोर माफी मांगते हैं और बताते हैं कि उसने अनुमान लगाया था कि मिकेला नानाओं की देखभाल अच्छी तरह से करेगी। इसके बाद थियोडोर बताते हैं कि उनके पास पढ़ाने के लिए एक क्लास है और खुलासा करते हैं कि वह कुछ समय के लिए उनके एल्केमी शिक्षक होंगे। एल्केमी क्लास के दौरान वह पूछते हैं कि क्या किसी ने उनकी पुस्तक जर्नी टू द ईस्ट पढ़ी है। स्टेसी ने खुलासा किया कि उसने इसे वॉल्यूम 12 तक पढ़ा है। फिर पीट ने खुलासा किया कि उसने भी इसे पढ़ा था और वॉल्यूम 25 के दूसरे एडिशन में एक हिस्से के बारे में उसका प्रश्न है। थियोडोर को आश्चर्य होता है कि क्या उसने सभी खंड पढ़े हैं, और पीट ने पुष्टि की है कि उसने ऐसा 3 बार किया है। थियोडोर खुश हो जाते हैं और उसे एशिया से एक उपहार लाने का वादा करते हैं। इसके बाद एनरिको फोर्गेरी के साथ उनकी पहली मैजिकल इंजीनियरिंग क्लास है और वे उन्हें जादुई उपकरणों और जादुई आर्किटेक्चर के बारे में सिखाएंगे। यह समझने के लिए कि वे कैसे काम करते हैं, वे कुछ तैयार उत्पादों को नष्ट करने से शुरुआत करेंगे। वह 4 बॉक्सेस लाते हैं और बताते हैं कि ये 60 मिनट में शुरू होने वाले जादुई फंदे हैं। उनकी बनावट अंदर से बिल्कुल अलग अलग है और यदि वे समय पर उन्हें नष्ट नहीं करते हैं तो बॉक्सेस के अंदर धमाका होगा और उनके लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। उनका सुझाव है कि वे ग्रुप्स में विभाजित हो जाएं और उन्हें 60 मिनट का समय देते हैं। लगभग 60 मिनट बीतने के बाद वे उन्हें नष्ट करने में असमर्थ होते हैं। जब केवल 10 सेकंड बचते हैं तो ऑलिवर सभी को सुरक्षित दूरी लेने के लिए कहता है, लेकिन उसी पल पीट को अचानक दर्द महसूस होता है और वह वहाँ से नहीं भाग पाता। तभी बॉक्स खुलते हैं और उनमें से सांप बाहर निकलते हैं। ऑलिवर तुरंत पीट की रक्षा करता है और खुद को सांपों से कटवाने देता है। सांपों को देखकर गाय कहता है कि अगर उसे पता होता कि उनके अंदर सांप हैं, तो उसे इतना डर नहीं लगता। वह अपने ऊपर थोड़ा पानी डालता है और जैसे ही सांप उसे काटते हैं, वह अपने ऊपर टोनिट्रस का उपयोग करता है और सांपों को मार गिराता है। एनरिको उन्हें प्रगति के लिए बधाई देते हैं और सभी को लॉलीपॉप देते हुए कहते हैं कि ये सांपों के जहर के लिए एंटीडोट की तरह काम करता है। ऑलिवर पीट से कहता है कि वह उससे अकेले में उसके बदलाव के बारे में बात करना चाहता है। दोनों एकांत में कहीं जाते हैं और ऑलिवर कहता है कि जब से उसने उसे छुआ है, वह जानता है कि उसके शरीर में कुछ बदलाव आया है। फिर पीट बताता है कि उसे एक अजीब सपना आया और फिर उसका जेंडर बदल गया। ऑलिवर बताता है कि यह काफी दुर्लभ है और वह एक रिवर्सी है जो समय समय पर अपना जेंडर बदल सकते हैं। वह कहता है कि यह एक अनोखा उपहार है और वह पीट को बिजली का जादू करने के लिए कहता है, क्योंकि पीट को इसमें परेशानी होती थी। फिर पीट टोनिट्रस का उपयोग करता है और उसकी शक्ति से आश्चर्यचकित हो जाता है। ऑलिवर बताता है कि पुरुष और महिला में अलग अलग तत्व होते हैं और दोनों ही अलग अलग प्रकार के जादू में बेहतर होते हैं। ऑलिवर को तब किसी की मौजूदगी का एहसास होता है और कार्लोस उनके सामने आती है। वह बताती है कि उसका इरादा उन्हें सुनने का नहीं था और पीट से कहती है कि जब वे भूल भुलैया में मिले तो उसे यह महसूस हुआ कि उसमें कुछ विशेष है। ऑलिवर ने उसे पहले ही वह सब कुछ बता दिया था जो उसे जानना चाहिए था, लेकिन यदि वह और अधिक जानना चाहता है तो उन्हें एक विशेष स्थान पर आने के लिए कहती है। शाम को पीट और ऑलिवर उस विशेष स्थान पर जाने के लिए निकलते हैं। वे एल्विन से मिलते हैं और वह भी उसी कार्यक्रम की ओर जा रहे हैं। एल्विन बताते हैं कि वह नियमित रूप से भूल भुलैया में सभी घटनाओं की जांच कर रहे हैं और उन्हें कोलोसियम और वेरा की घटनाओं पर जल्द ही ध्यान देना चाहिए। वह इस जगह को सुरक्षित बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि 5 साल में इसमें कोई बदलाव आया है।
कार्यक्रम में पहुंचकर एल्विन ने बताया कि यह असाधारण जादुई गुणों वाले लोगों का एक गेट टुगेदर है। कुछ लोग ओलिवर और पीट के पास आते हैं और ओलिवर अपना परिचय देता है, लेकिन लोग उससे कहते हैं कि उसे इतना औपचारिक होने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ कोई उनका दुश्मन नहीं है। फिर एक शो शुरू होता है और ओलिवर अपने चचेरे भाई को देखता है जो वायलिन बजाता है, जबकि कार्लोस गाना गाती है। ओलिवर पीट को बताता है कि कार्लोस की आवाज मनमोहक है, लेकिन यह कोई जादू नहीं है बल्कि कुछ अधिक सरल और शुद्ध है। पीट अभी भी चिंतित है, लेकिन उसे लगता है कि वह अपने नए शरीर से निपटने में सक्षम है। ओलिवर उसे बताता है कि उसे स्कूल में अपना कमरा मिल सकता है, लेकिन पीट अकेले नहीं रहना चाहता और फिलहाल ओलिवर के साथ ही रहना चाहता है। मिकेला नानाओ को अलग अलग तरह के झाड़ू वाले खेल के बारे में बताती है। इसके बाद एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट टूलियो रोसी उनके पास आता है। अपना परिचय देने के बाद वह बताता है कि वह उन सभी को पहले से ही जानता है। जाने से पहले वह पीट से कहता है कि उसे यकीन है कि वे फिर मिलेंगे। बाद में तलवारबाजी के अभ्यास के दौरान पीट को टूलियो के विरुद्ध खड़ा कर दिया गया। वह तेजी से उस पर हमला करता है, लेकिन टूलियो पीछे हट जाता है, जिससे पीट जमीन पर गिर जाता है और टूलियो उसे आसानी से हरा देता है। तब शिक्षक ने पीट को चीजों में जल्दबाजी न करने और दूरी बनाए रखने की सलाह दी। इसके बाद टूलियो ने पीट का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसके सभी दोस्त हमेशा उसकी रक्षा करते हैं और समझाया कि इस तरह से वह कभी ताकतवर नहीं बन पाएगा। फिर पीट अपने दोस्तों के पास जाता है और ताकतवर बनने के लिए उनसे मदद मांगता है। इसके बाद ओलिवर और मिकेला इस बात पर बहस करने लगते हैं कि उन्हें पीट को 3 बेसिक स्टाइल्स में से किस स्टाइल में ट्रेन करना चाहिए। बहस को समाप्त करने के लिए दूसरों ने सुझाव दिया कि मिकेला उसे हमला करना सिखा सकती है, जबकि ओलिवर उसे डिफेंस करना। फिर दोनों पीट को इस तरह सिखाने के लिए सहमत हो जाते हैं। इसके बाद ओलिवर ने पीट को मध्य सीमा से उस पर हमला करने के लिए कहा। पीट जादू का प्रयोग करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वह जादू कर पाता, ओलिवर उसे अपनी तलवार से हरा देता है। ओलिवर बताता है कि यदि वह तलवारबाजी में बेहतर है, तो वह मध्य सीमा में बिना जादू के भी लड़ाई जीत सकता है। किसी लड़ाई में यदि वह दूरी का गलत अनुमान लगाता है, तो यह एक घातक गलती होगी, इसलिए उसे दूरी का अंदाजा लगाने में माहिर होना होगा। टूलियो छिपकर उनकी बातें सुनता है। लंच के समय टूलियो पीट से कहता है कि वह उसे ओलिवर की तुलना में तेजी से सिखा सकता है। ओलिवर को आश्चर्य होता है कि टूलियो क्या करने की कोशिश कर रहा है, और टूलियो बताता है कि वह देखना चाहता है कि फर्स्ट ईयर में सबसे ताकतवर कौन है। बेशक अभी सबसे ताकतवर नानाओ है, लेकिन वह देखना चाहता है कि यदि एक मुकाबला हो तो क्या अन्य छात्र भी भाग लेने में रुचि रखते हैं। इसके बाद स्टेसी खड़ी हो जाती है और लड़ने की इच्छा जाहिर करती है। फे को आश्चर्य होता है कि क्या वह सीरियस है, क्योंकि जब गरुड़ आया तो वह डर से कांप रही थी और उसने भी उनके साथ शामिल होने का फैसला किया। ननाओ और मिकेला भी इसमें भाग लेने के लिए सहमत हैं। टूलियो के पूछने पर ओलिवर भी भाग लेने के लिए सहमत हो जाता है। टूलियो फिर नियम समझाता है। वह भाग लेने वाले सभी लोगों की एक लिस्ट दिखाता है और बताता है कि उन सभी के पास एक मेडल होगा। जब कोई हारता है तो वह अपने ओपोनेंट को अपना मेडल देते हैं, और जब आपके पास मेडल नहीं होते तब आप हारते हैं। विजेता वह होगा जिसके पास सबसे अधिक मेडल्स होगा। एक सप्ताह के बाद सबसे अधिक मेडल्स जीतने वाले 4 खिलाड़ी फाइनल में लड़ेंगे। लोगों को किसी भी समय चुनौती दी जा सकती है। तभी एवलिन ओडेट्स नानाओ को चुनौती देती है। एवलिन और नानाओ के बीच युद्ध शुरू होने से पहले एवलिन उससे दूरी बनाए रखने का इरादा रखती है, क्योंकि वह जानती है कि नानाओ जादू में अच्छी नहीं है। ओलिवर जानता है कि एवलिन क्या करेगी, लेकिन कहता है कि नानाओ अभी भी उससे काफी बेहतर है। युद्ध शुरू होते ही एवलिन इम्पीटस कास्ट करती है, लेकिन नानाओ जादू को मोड़ देती है और एवलिन की तलवार को मारकर उसे कुछ ही क्षण में हरा देती है। मिकेला फिर वादा करती है कि वह फाइनल में पहुंचेगी और नानाओ और ओलिवर से भी ऐसा करने के लिए कहती है, ताकि उनके बीच अच्छी लड़ाई हो सके। ओलिवर पीट को ट्रेन करने में मदद करता है। अभ्यास के बाद ओलिवर ने टेरिसा से पूछा कि क्या कोई समस्या है, और उसने बताया कि शैनन और ग्विन ने उसे चाय पर बुलाया है। ओलिवर भूल भुलैया में जाता है और रास्ते में उसका सामना ओफिलिया से होता है। वह बताती है कि वह लड़ाई के मूड में नहीं है और उससे केवल थोड़ी देर बात करना चाहती है। ओफिलिया बताती है कि वह और उसके दोस्त कुछ ज्यादा ही नजर में आ रहे हैं और आश्चर्य करती है कि गरुड़ का सामना करने पर उसे कैसा महसूस हुआ था। ओलिवर दोबारा कभी ऐसा नहीं करना चाहता है।
ओफिलिया को याद है कि एल्विन ने भी यही कहा था और उसे यकीन है कि वह ओलिवर का शौकीन है, क्योंकि वे काफी एक जैसे हैं, क्योंकि दोनों को ऐसे रोमांचों पर जाना पसंद है जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। वह उससे बात करने के लिए उसे धन्यवाद देती है, लेकिन उसे चेतावनी देती है कि वह बहुत अधिक एडवेंचरस कार्यों के लिए भूल भुलैया में न जाए और अगले कुछ महीनों तक अपना ज्यादातर समय स्कूल में ही बिताए। ओलिवर ग्विन और शैनन के पास आता है। वह उन्हें बताता है कि रास्ते में उसकी मुलाकात ओफिलिया से हुई थी। तभी ग्विन ने शैनन से कहा कि वह उसकी तलाश में न जाए, क्योंकि ओफिलिया पहले ही वहां से जा चुकी है। फिर उसने खुलासा किया कि ओफिलिया और शैनन पुराने दोस्त हैं, और शैनन बताती है कि ओफिलिया अकेलेपन से गुजर रही है। ग्विन ने ओलिवर से पूछा कि क्या उसे यकीन है कि नानाओं ने 7वें स्पेल ब्लेड का इस्तेमाल किया था। ओलिवर यकीन से नहीं कह सकता, लेकिन उसका मन हाँ कहता है। उसकी माँ की झाड़ू ने भी नानाओं को स्वीकार कर लिया। उसे लगता है कि उसमें कुछ तो बात है, और उसे देखकर ही उसे लगता है कि नानाओं की सारी परेशानी उसकी परेशानी है। शैनन उससे कहती है कि वह नानाओं को सच में बहुत पसंद करता है। वापस जाते समय ओलिवर को लगता है कि टुलियो उसका पीछा कर रहा है, और वह उसे सामने आने के लिए कहता है और पूछता है कि वह उसका पीछा क्यों कर रहा है। टुलियो बताता है कि उसे यह पसंद नहीं है कि वह उससे ज्यादा मशहूर हो रहा है। टुलियो फिर अपनी तलवार निकालता है और कहता है कि नियम है, केवल हमला रोकने वाले जादू, वो भी सिर्फ आधी ताकत के साथ। ओलिवर उसकी शर्तों को स्वीकार करता है और वे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। टुलियो अचानक उस पर हमला कर देता है और कहता है कि उसे लड़ाई में बेईमानी करना पसंद है और तीनों स्टाइल्स में से कोई भी उसके काम नहीं आने वाली। वह ओलिवर के पैर पर कदम रखता है और उसे पीतल के नकल से घूंसा मारता है। हालांकि ओलिवर को इन सब से कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद ओलिवर कहता है कि वह उसे 8 चालों में हरा देगा। गुस्से में टुलियो हमला करता है। उसके हमलों को रोकने के बाद ओलिवर उसका हाथ पकड़ लेता है और वह अपने घुटनों पर बैठने के लिए मजबूर हो जाता है। ओलिवर इस बात से सहमत है कि तीनों बेसिक स्टाइल्स उसके लिए काफी नहीं है, लेकिन वह दूरी का अंदाजा लगाने में माहिर है। यह सुनकर क्रोधित टुलियो खुद को छुड़ाने में सफल हो जाता है, लेकिन उसका हाथ घायल हो जाता है। वह ओलिवर पर हमला करता है, लेकिन ओलिवर उसे रोकता है और उसे घायल कर देता है। ओलिवर कहता है कि वह ठीक 8 चालों में उससे हार गया। टुलियो नाराज है, लेकिन अपना हाथ ठीक करने के बाद वह ओलिवर को एक मेडल देता है, यह कहते हुए कि वह उस व्यक्ति से हार गया जिसे वह सबसे ज्यादा हराना चाहता था। इसके बाद ओलिवर बताता है कि टुलियो के लड़ने का स्टाइल अनोखा है, लेकिन जल्द ही उसे 3 बेसिक स्टाइल्स में से एक सीखनी चाहिए, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया वह उसकी अपनी प्रतिभा का परिणाम है और उसके पास जो कुछ भी है वह किसी और के द्वारा उसे दिया गया है। लेकिन टुलियो उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। भूल भुलैया के बाहर टेरेसा ने ओलिवर को उसकी जीत पर बधाई दी, लेकिन ओलिवर ने कहा कि उसे फिर से यह एहसास होने पर बुरा लग रहा है कि वह कितना कम अनुभवी है। टेरेसा का कहना है कि अगर उसे मारने से उसे मदद मिलेगी तो वह उसके लिए मरने को तैयार है। ओलिवर ने उसे बताया कि उसके गाल काफी लाल हैं और वह आमतौर पर इस तरह बात नहीं करती है, लेकिन उसका उपयोग करने और उसे फेंक देने का उसका कोई इरादा नहीं है और उसे यह याद रखना चाहिए। टेरेसा और भी अधिक शर्माते हुए भाग जाती है। भूल भुलैया में टुलियो का सामना एक अन्य छात्र से होता है जो आश्चर्यचकित है कि वह हार गया और पूछता है कि क्या उसके पास अभी भी उसे देने के लिए मेडल है। रात के वक्त ओलिवर देखता है कि पीट काफी दर्द में है। वह अपने ऊर्जा का प्रयोग करके पीट के ऊर्जा का बहाव को ठीक करने में मदद करता है, क्योंकि जब वह अपने महिला रूप में होता है तो उसका शरीर जादुई ऊर्जा को संभालने में असमर्थ हो जाता है। चूँकि पीट अब बेहतर महसूस कर रहा है, ओलिवर ने उससे कहा कि उसे इसके प्रवाह को काबू करने में समय लगेगा और जब वह दर्द में हो तो वह उसे बता सकता है और वह फिर से उसकी मदद करेगा। ओलिवर पीट को यह भी बताता है कि उसकी स्थिति को दूसरों से छिपाए रखना कठिन होगा। अगले दिन पीट अपने दोस्तों को बताता है कि वह एक रिवर्सी है। यह सुनकर मिकेला ने उसे यह समझाया कि महिला शरीर अपने गर्भ में ऊर्जा को संग्रहित कर सकते हैं और उसे दिखाती है कि इसे कैसे सक्रिय करते हैं, जिससे उसे महसूस होता है कि उसका जादू बढ़ गया है। केटी काफी उत्साहित हो जाती है और पीट से पूछती है कि क्या उसे सुंदर कपड़ों में दिलचस्पी है, लेकिन उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर टुलियो आता है और बताता है कि वह दोबारा हार गया है और अब वह प्रतियोगिता से बाहर हो रहा है क्योंकि उसके पास एक भी मेडल्स नहीं है। वह ओलिवर को सावधान रहने की चेतावनी देता है क्योंकि कुछ लोग बहुत बुरे और काफी ताकतवर हैं। वह यह भी पूछता है कि क्या पीट पहले से ज्यादा ताकतवर हुआ है या नहीं। तलवारबाजी के क्लास में पीट का सामना स्टेसी से होता है।
स्टेसी उससे कहती है कि वह अपने अपमान का बदला लेने जा रही है। लड़ाई शुरू होते ही ओलिवर उसे शांत रहने और हमला करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहता है, लेकिन स्टेसी तुरंत उसे जमीन पर गिरा देती है और वह उसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाता। उसके दोस्त उसे याद दिलाते हैं कि वह जादू का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वह जादू का उपयोग करके भी स्टेसी के खिलाफ कुछ नहीं कर पाता। केटी को आश्चर्य होता है कि वह अपनी रिवर्सी शक्तियों का उपयोग क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन मिशेला बताती है कि वह अब भी इसके लिए सक्षम नहीं है। स्टेसी फिर पीठ पर टोनिट्रस कास्ट करती है और वह जमीन पर गिर जाता है। वह इस बात से नाराज है कि जब उसने कहा कि उसने उस किताब के सभी वॉल्यूम्स पढ़े हैं, तो उसने उसे अपमानित किया। स्टेसी लगातार उस पर हमला करती है, लेकिन पीट ने अभी हार नहीं मानी है और लगभग उस पर हमला करने में सफल हो जाता है, लेकिन समय समाप्त हो जाता है। उसके दोस्तों ने उसे दिलासा दिया कि हार न मानकर उसने बढ़िया काम किया, लेकिन टुलियो का कहना है कि हार तो हार ही होती है, लेकिन उसने बहुत अच्छी कोशिश की। फिर वह रिंग पर आता है और कहता है कि उसे बुनियादी बातें भी सीखना शुरू कर देनी चाहिए। शाम में केटी ट्रॉल से मिलने जाती है, तभी उसे वेरा का एक संदेश मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि वह अपने कार्यों के लिए माफी के रूप में भूल भुलैया में अपनी वर्कशॉप उसे दे सकती है। केटी अपने दोस्तों को सूचित करती है और कहती है कि वे इसे गुप्त अड्डे के रूप में उपयोग कर सकते हैं। हालांकि ओलिवर और बाकी लोगों को लगता है कि उसके लिए वर्कशॉप आयोजित करना बहुत जोखिम भरा और जल्दीबाजी भरा है। केटी बताती है कि स्कूल जादुई जीवों के साथ बुरा व्यवहार कर रहा है और हर साल सैकड़ों जीवों को मार दिया जाता है। वह इसे बदलना चाहती है, लेकिन पहले उसे एक शोधकर्ता के रूप में नाम कमाना होगा और एक ऐसी जगह की जरूरत होगी जहां वह जादुई जीव जंतुओं को पाल सके। हालांकि वह इसे अकेले नहीं कर सकती और चाहती है कि उसके दोस्त वर्कशॉप चलाने में उसकी मदद करें। नानाओ केटी की बात से सहमत है और एक एक करके बाकी सब भी सहमत हो जाते हैं। इसके बाद ओलिवर ने कहा कि उन्हें कल इसकी जांच करनी चाहिए और हो सकता है कि वे वहां रात भी बिताएं। अगले दिन वे भूल भुलैया में जाते हैं, जहां नानाओ अपने झाड़ू को साथ लेकर जाती है। अपने रास्ते में केटी को गोल चूहों का झुंड दिखाई पड़ता है, लेकिन गाय उसे रोकता है। गाय को लगता है कि वे बहुत सारे जादुई जीवों का सामना कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि केटी ने यह रास्ता जानबूझकर चुना है, लेकिन वह ऐसा व्यवहार करती है जैसे वह कुछ भी नहीं जानती है। वे एक ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां केटी बताती है कि यह थोड़ा खतरनाक हो सकता है और एक गेंद फेंकती है, जिससे पता चलता है कि यह रास्ता बो शेल्स से भरी हुई है। वह बताती है कि उनकी कांटे उन्हें मार नहीं सकती, लेकिन इससे उन्हें थोड़ी चोट लग सकती है। फिर वह विशेष धूप का उपयोग करती है, यह कहते हुए कि इससे उन्हें तुरंत नींद आ जाएगी। तभी नानाओ को लगता है कि पीछे से कुछ आ रहा है और उन्हें लगता है कि यह एक जाल है। उनके सोने से पहले ही सभी कांटों के बीच तेजी से भागते हैं। हालांकि सभी भागने में सफल हो जाते हैं, लेकिन गाय को बो शेल्स के कांटे चुभ जाते हैं। फिर नानाओ को कुछ गंध आती है और वे नए स्टूडेंट्स के एक ग्रुप को बारबेक्यू खाते हुए देखते हैं। फिर उनमें से एक ने उन्हें ग्रामी क्लब के नए सदस्य का स्वागत करने वाले बीबीक्यू के रूप में पेश किया। वे ओलिवर और बाकी लोगों को अपने साथ आने के लिए आमंत्रित करते हैं, लेकिन जिन अजीब जीवों को वे खा रहे हैं उन्हें देखकर ओलिवर और बाकी लोग आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं, मिकेला बताती है कि जिस व्यक्ति ने उन्हें अपने साथ शामिल होने के लिए आमंत्रित किया वह काफी फेमस है और सर्वाइवर के नाम से जाना जाता है। ओलिवर को तब पता चलता है कि वह केविन वॉकर था, जिससे गाय को पछतावा होता है कि उसने उससे बात नहीं की। मिकेला बताती है कि वह भूल भुलैया में लापता हो गए और 6 महीने बाद जीवित वापस आ गए। नानाओ को आश्चर्य होता है कि बीबीक्यू क्या है और सभी ने आज रात को एक बीबीक्यू बनाने का फैसला किया, लेकिन केटी पूछती है कि उन्हें सामग्री कहां से मिलेगी। वे एक लड़की के पास जाते हैं जो भूल भुलैया में विभिन्न सामग्री बेचती है। फिर वे बारबेक्यू के लिए कुछ सामग्री खरीदते हैं और लड़की उन्हें डिस्काउंट देने का फैसला करती है और उम्मीद करती है कि वे उसके रेगुलर कस्टमर्स बन जाएंगे। अपने रास्ते पर चलते हुए वे अंततः वर्कशॉप तक पहुंचते हैं। केटी जादू से दरवाजा खोलती है और सभी अंदर जाते हैं। हर कोई इसे पसंद करता है क्योंकि यह काफी बड़ा है और इसमें बहुत सारा सामान है। केटी फिर सभी से पूछती है कि वे इसे किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद ओलिवर बताता है कि वह इसे भूल भुलैया की खोज के लिए अपने बेस के तौर पर इस्तेमाल करेगा। गाय कहता है कि वे इसे एक सेफ हाउस की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बेस को अच्छी सुरक्षा की जरूरत होती है, इसलिए उन्हें चारों ओर जाल बिछाना चाहिए। फिर ग्रुप कैंप फायर के पास बारबेक्यू डिनर करते हैं। इसके बाद मिशेला ने सुझाव दिया कि वे अपने ग्रुप और वर्कशॉप का नाम रखें।
क्योंकि आज उन सब ने बहुत मजे किए और वह इस पल को खास बनाना चाहती है, इसलिए वह इसे एक नाम देकर हमेशा याद रखना चाहती है। केटी का कहना है कि उसने इसके बारे में कभी सोचा नहीं है और पीट से इसके बारे में पूछती है। इसके बाद नानाओं ने उन सभी को अपनी तलवारें निकालने के लिए कहा और सभी ऐसा करते हैं। वे सब एक घेरा बनाकर अपने तलवारों को सीधे ऊपर की ओर रखते हैं। नानाओ बताती है कि उसके देश में इस घेरे को सोड रोज कहते हैं, जो योद्धाओं के बीच संबंधों का प्रतीक है। वे कोई कसम नहीं खाएंगे, लेकिन इस गुलाब का आकार याद रखेंगे। फिर वह उन्हें सोड रोज नाम देने का सुझाव देती है। सभी इस नाम से सहमत है। वे सभी थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हैं, लेकिन ओलिवर का कहना है कि इससे उन्हें इस पल को और भी यादगार बनाने में मदद मिलेगी। भूल भुलैया के बाहर स्टेसी किसी स्टूडेंट को हराकर उससे मेडल हासिल करती है। तभी फे आता है और बताता है कि मिकेला और उसके दोस्त अभी भूल भुलैया में हैं। स्टेसी यह सुनकर खुश हो जाती है। सभी लोग अपने नए गुप्त अड्डे पर रात बिताते हैं। स्टेसी और फे भूल भुलैया की ओर बढ़ते हैं। सुबह होते ही नाना ओलिवर के साथ तलवारबाजी की प्रैक्टिस करना चाहती है, लेकिन वह थोड़ा निराश हो जाती है क्योंकि ओलिवर चाहता है कि वे जादू का अभ्यास करें, क्योंकि लड़ाई में जादू का भी इस्तेमाल बराबरी से होना चाहिए। तभी उन्होंने गाय को चिल्लाते हुए सुना और तुरंत जांच करने जाते हैं। केटी के साथ ट्रोल को देखकर गाय हैरान है। ओलिवर को आश्चर्य होता है कि क्या ट्रोल खुद यहाँ आया है, लेकिन वीरा ने बताया कि वह इसे लेकर आई है क्योंकि केटी के लिए इसे खुद लाना मुश्किल था। फिर पीट उठता है और अपने चश्मे की तलाश करता है। तभी एक आंख वाला हाथ उसे चश्मा दे देता है। यह देखकर वह काफी डर जाता है। फिर हाथ वेरा के पास जाता है, जो समझाती है कि उसने अपने कटे हुए हाथ को एक अलग ही जीवन दे दिया है और वह उसे मिली हैंड बुलाती है। मिकेला ने वेरा से केटी को यह वर्कशॉप देने का असली कारण पूछा और वेरा ने इसे एक इन्वेस्टमेंट बताया। उनका मानना है कि केटी में क्षमता है और वह उसके भविष्य के प्रॉफिट्स में अपना हिस्सा लेना चाहती है। केटी भी ट्रोल का ख्याल रखना चाहती थी और अब उसे परमिशन भी मिल गई है। ट्रोल के रहने के लिए यह सबसे अच्छी जगह भी है। तभी ट्रोल कहता है कि उसे केटी के साथ समय बिताना पसंद है। ओलिवर उससे पूछता है कि क्या वह जानता है कि वे कहाँ हैं, और ट्रोल कहता है कि वह जानता है और केटी ओलिवर के बारे में बहुत सारी बातें करती है, लेकिन तभी केटी उसे और कुछ भी कहने से रोक देती है। ट्रोल का कहना है कि वे सभी केटी के दोस्त हैं, इसलिए वे उसके भी दोस्त हैं और ओलिवर उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है। जब वेरा वापस जाने लगती है तो वह वर्कशॉप जाने का सबसे नजदीकी प्रवेश द्वार भी दिखाती है। हालांकि यह हमेशा काम नहीं करता है, इसलिए उन्हें दूसरे रास्तों से वहां पहुंचने में सक्षम होना चाहिए। यही कारण है कि उसने उन्हें पहले लंबा रास्ता दिया था। फिर सभी लोग भूल भुलैया की छानबीन करने जाते हैं। वे एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां मिकेला उन्हें चेतावनी देती है कि यदि वे आगे बढ़े तो वे भूल भुलैया की दूसरी लेयर में प्रवेश कर जाएंगे, एक जगह जो यहाँ से बड़ी और अधिक खतरनाक है और इसलिए इसे हलचल भरा जंगल कहते हैं। मिकेला ने उन्हें वापस जाने का सुझाव दिया, लेकिन स्टेसी ने उसे रुकने के लिए कहा। स्टेसी बताती है कि वह उनके पास मौजूद मेडल्स के लिए उनसे लड़ने आई है। स्टेसी फिर 2 on 2 लड़ाई का सुझाव देती है, वह और फे वर्सेस उनमें से कोई दो। नानाओ यह सुनकर उत्साहित हो जाती है, लेकिन ओलिवर उसे रोकता है और मिकेला से पूछता है कि क्या स्टेसी और फे एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते हैं। मिशेला पुष्टि करती है और बताती है कि उनका रिश्ता मास्टर और नाइट की तरह है और उनमें उच्च स्तर की टीम वर्क है। मिकेला का कहना है कि उनके 6 महीने की ट्रेनिंग को आजमाने का समय आ गया है। ओलिवर तब सहमत हो जाता है क्योंकि नानाओ भी उनसे लड़ना चाहती है। उसी क्षण जोसेफ ऑलब्राइट वहां आते हैं और 3 on 3 लड़ाई का सुझाव देते हैं ताकि वे उन्हें नीचा दिखा सके। ओलिवर उनके परिवार ऑलब्राइट को जानता है और उनका परिवार उनके जादूगरों के लिए प्रसिद्ध है, जो युद्ध कौशल में काफी बेहतर होते हैं। जोसेफ ने सुझाव दिया कि वे अपने ग्रुप से किसी तीसरे को चुने और ओलिवर 3 on 3 लड़ाई पर सहमत हो जाता है। स्टेसी सहमत नहीं है, लेकिन फे ने उसे समझाया कि यह अच्छा हो सकता है क्योंकि जोसेफ नानाओ के पीछे है, जिससे उन्हें मिकेला को हराने का बड़ा मौका मिलेगा। इसके बाद जोसेफ सबको उसके पीछे दूसरी लेयर में चलने को कहता है, लेकिन मिशेला का कहना है कि यह खतरनाक है क्योंकि उनके साथ अन्य छात्र भी हैं और बाकी लोग जाना नहीं चाहते हैं। तब ट्रोल कहता है कि वह उनकी रक्षा करेगा और मिकेला सहमत हो जाती है। वे एक खुले जंगल में जाते हैं और जोसेफ पूछते हैं कि क्या वे अपने घातक विरोधी मंत्रों को आधी ताकत पर रखने के लिए सहमत हैं, और वे सभी सहमत हो जाते हैं।
स्टेसी जोसेफ से कहती है कि अगर उसने उन्हें धोखा दिया तो उसे इसका बहुत पछतावा होगा, लेकिन जोसेफ समझाता है कि उसे केवल नानाओं से लड़ने में दिलचस्पी है और उसे उनकी परवाह नहीं है और उनकी मदद करने का भी कोई इरादा नहीं है। जैसे ही लड़ाई शुरू होती है, ओलिवर एक पल के लिए फे को अंधा कर देता है और तेजी से जोसेफ का सामना करने जाता है, जिसकी वजह से स्टेसी फे को नानाओं का सामना करने के लिए कहती है, जबकि स्टेसी मिकेला का सामना करती है। मिकेला स्टेसी से पूछती है कि वह उससे नफरत क्यों करती है, लेकिन स्टेसी कहती है कि वह नहीं समझेगी। नानाओं को स्टेसी और मिशेला के बीच की लड़ाई काफी शानदार लगती है, लेकिन फे का कहना है कि उनकी लड़ाई वैसी नहीं होगी। फिर वह एक धुआं का जादू करता है और वहाँ से भाग जाता है, जिससे नानाओं को एहसास होता है कि यह टैग का खेल है और वह उसके पीछे चली जाती है। ओलिवर और जोसेफ लड़ते हैं, लेकिन जोसेफ ओलिवर की कलाबाजी से प्रभावित नहीं होता है। ओलिवर तब जोसेफ के हमले को गलत दिशा में मोड़ने का इरादा रखता है, लेकिन जोसेफ इसके बारे में अच्छी तरह से जानता है, क्योंकि ओलिवर किताबी ज्ञान का सख्ती से पालन करता है और उसे इसमें कुछ खास नहीं लगता है। हालांकि अपने अगले हमले में ओलिवर जोसेफ के चेहरे पर एक छोटा सा कट लगाने में सफल हो जाता है और कहता है कि वह अब किताबी ज्ञान के बारे में क्या सोचता है। जोसेफ फिर मुस्कुराता है और अधिक गंभीरता से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फे स्टेसी की मदद करने के लिए कुछ समय निकालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नाना उसका पीछा कर रही है। वह वापस स्टेसी के पास पहुंचता है और सोचता है कि वे क्या करेंगे। स्टेसी फिर पूछती है कि क्या वह किसी भी कीमत पर उसे जीत दिलाएगा। फिर फे को याद आता है कि कैसे स्टेसी ने उसकी जान बचाई और अपनों की तरह उसका ख्याल रखा। फे स्टेसी को बताता है कि वह उसका गार्ड डॉग है और वह उसे ऑर्डर दे सकती है। स्टेसी फिर लूना प्लेना जादू का उपयोग करती है, जिससे एक पूर्णिमा का चांद बनता है और फे एक वेयरवुल्फ में बदल जाता है। स्टेसी फिर उसकी पीठ पर चढ़ जाती है और दोनों मिलकर मिकला और नानाओं पर हमला करते हैं। नानाओं तेजी से उन पर हमला करती है, लेकिन इसका फे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मिकला बताती है कि अगर यह एक सामान्य इंसान होता तो यह उसे हरा देता, लेकिन एक वेयरवुल्फ के रूप में वह कहीं अधिक शक्तिशाली है। स्टेसी का कहना है कि अब वह मिशेला को हरा देगी और उसके अंकल उसे स्वीकार कर लेंगे और अब उसे उसकी जगह नहीं लेनी होगी। मिकेला ने स्टेसी से फे को वापस सामान्य स्थिति में लाने के लिए कहा। चूँकि उसे स्कूल में दाखिला लेने की अनुमति है, इसका मतलब है कि वह प्योर ब्लडेड वेयरवुल्फ नहीं है। हाफ वेयरवुल्फ के रूप में उनमें कई अक्षमताएं हैं, जिनमें से एक अविश्वसनीय दर्द है जो वे ट्रांसफॉर्म होने पर महसूस करते हैं। वह सोचती है कि स्टेसी एक साधारण लड़ाई के लिए अपने साथी को क्यों कष्ट दे रही है। स्टेसी अपने अतीत को याद करती है और बताती है कि कैसे उसे इतना प्यार नहीं किया गया, क्योंकि उसके पिता उसके असली पिता नहीं है। वह मिकला से कहती है कि उसके पास सब कुछ है, इसलिए वह उनके बारे में कुछ नहीं जानती। स्टेसी और फे फिर से हमला करते हैं, लेकिन नाना ने हमले को रोक दिया। वह मिकेला से कहती है कि वे अपना सब कुछ लगा रहे हैं और शुरू से ही दर्द के लिए तैयार हैं और अपनी पूरी ताकत से भी उनका सामना करना मुश्किल होगा। मिकेला सहमत है और कहती है कि वह स्टेसी से फे को वापस सामान्य करने के लिए नहीं कहेगी, क्योंकि यह लड़ाई अधिक समय तक नहीं चलेगी। जोसेफ ने ओलिवर का मजाक उड़ाया कि उसके पास कोई हुनर नहीं है और उसके पास अब कोई और तरकीब नहीं बची है। हालांकि ओलिवर को उनकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा है और वह कहता है कि जोसेफ भी उतना कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करते जितना वह दिखाते हैं और जिस तरह से वे उसे नीची नजरों से देख रहे हैं, जैसे वह ऐसा करने के लिए किसी फर्ज से बंधे हुए हैं। जोसेफ नाराज हो जाता है और ओलिवर पर हमला करना जारी रखता है। जैसे ही उनकी तलवारें टकराती हैं, जोसेफ तुरंत जादू करते हैं, लेकिन ओलिवर ने खुलासा किया कि वह ठीक है और अनुमान लगाता है कि जोसेफ नजदीकी सीमा से जादू करके अपनी लड़ाई जीतते हैं, लेकिन यह उनके लिए काफी नहीं है। स्टेसी ने फैसला किया कि वे मिशेला से मुकाबला करेंगे, क्योंकि अगर वे ननाव की तलवार की रेंज से बच जाते हैं तो उन्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसे ही वे मिशेला पर हमला करते हैं, वह टोनी ट्रस का उपयोग करती है। स्टेसी को यकीन है कि फे इसे झेलने में सक्षम होगा और वह हमला करना जारी रखती है, लेकिन फे बिजली से घायल हो जाता है और स्टेसी नीचे गिर जाती है। मिशेला ने तब बताया कि उसने अपना जादू बदल दिया ताकि यह स्टेसी पर लगे, न कि फे पर। फिर स्टेसी खड़ी हो जाती है और मिशेला से लड़ने के लिए आगे बढ़ती है। हालांकि मिशेला आसानी से उस पर हावी हो जाती है और कहती है कि अब जब वह अकेले लड़ रही है तो उसके ब्लेड ने तेजी खो दी है और वह अब भी दिमागी रूप से कमजोर है।
जोसेफ और ऑलिवर एक दूसरे का संतुलन बिगाड़कर गिराने की कोशिश कर रहे हैं। तभी जोसेफ ऑलिवर को धक्का देता है, लेकिन ऑलिवर घूमता है और जोसेफ को लात मारता है और फिर इम्पीटस का उपयोग करके उसे गिरा देता है। इसके बाद ऑलिवर ने जीत का दावा किया। इस बीच मिशेला स्टेसी को हरा देती है और वह रोते हुए पूछती है कि वह क्यों नहीं जीत सकती। फे उसे बताता है कि वे उनसे कमजोर हैं। मिशेला उनसे पूछती है कि वे उससे नफरत क्यों करते हैं और फे बताता है कि मिशेला बहुत परफेक्ट है। चूँकि स्टेसी एक ब्रांच फैमिली से है, इसलिए यदि मिशेला मर जाती है तो वह उसकी जगह ले सकती है। हालांकि स्टेसी का मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि उसके पिता भी थियोडोर मैकफार्लेन हैं। हालांकि मिशेला को उसे अपनी बहन कहने की अनुमति नहीं है, न ही थियोडोर उसे अपनी बेटी कह सकते हैं। एक पुरानी परंपरा है कि मेन फैमिली के शक्तिशाली जादूगर ब्रांच फैमिलीज के साथ अपना खून साझा कर सकते हैं। फे बताता है कि स्टेसी कड़ी मेहनत कर रही है और उसने अपनी अन्य बहनों से आगे निकलना शुरू कर दिया है, जिससे उसके पिता को एहसास हुआ कि उनका खून थियोडोर से कमजोर था और उन्होंने स्टेसी से दूरी बनाना शुरू कर दिया। स्टेसी को यह सच्चाई तब पता चली जब वह 10 साल की थी और तब उसने यह साबित करने का फैसला किया कि वह मिशेला से अधिक प्रतिभाशाली है, ताकि थियोडोर उसे अपनी बेटी के रूप में स्वीकार कर सके। वे जानते हैं कि ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन उनके पास बस यही रास्ता था। नानाओ स्टेसी को करीब से देखती है और कहती है कि वह बिल्कुल भी मिशेला की तरह नहीं दिखती है और वह उसकी जगह नहीं ले सकती। वे सभी अपने अपने रूप में पैदा हुए हैं, इसलिए कोई भी किसी की जगह नहीं ले सकता है। नानाओ स्टेसी से काफी प्रभावित होती है और उसकी पूरी कहानी जानना चाहती है। स्टेसी फिर मुस्कुराती है और सहमत होती है। जोसेफ ऑलिवर से कहता है कि वह अपने अतीत के बारे में बात करना चाहता है। वह सबके सामने बताते हैं कि बहुत समय पहले उनके नौकर की एक बेटी थी जो जोसेफ की उम्र की थी, एम्मा। एक समय दोनों ने शतरंज खेलना शुरू कर दिया। वह कमजोर थी और जोसेफ उसे आसानी से हरा देता था। हालांकि समय के साथ वह कड़ी मेहनत करती रही और एक दिन वह उसे शतरंज में हरा देती है। यह पहली बार था कि जोसेफ ने किसी की कड़ी मेहनत को सफल होते देखा। वह अपने माता पिता को बताता है कि एम्मा ने उसे शतरंज में हरा दिया और उसे बहुत मजा आया। हालांकि उसके पिता ने उसे बुरी तरह से पीटा, क्योंकि उसे सीखना था कि अल्ब्राइट होने का क्या मतलब होता है। सजा के बाद जोसेफ अपने कमरे में चला गया, लेकिन एम्मा फिर कभी नहीं आई। बाद में उसे पता चला कि जब उसे सजा दी जा रही थी, वह और उसका पूरा परिवार चला गया था। तभी जोसेफ को पता चला कि उसे हारने की अनुमति नहीं है और उसकी जीत और हार अल्ब्राइट परिवार की है। जोसेफ ने पुष्टि की कि वह फर्ज के कारण दूसरों को नीची नजरों से देखते हैं और जीवन भर ऐसा ही करता रहेगा। इसके बाद जोसेफ जादू करता है और डंक मारने वाली मधुमक्खियों को बुलाता है। वह अपने झाड़ू पर बैठता है और बताता है कि उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी हार कभी न हो। वह उनसे आत्मसमर्पण करने के लिए कहता है और फिर उनकी यादें मिटा देगा। हालांकि अगर वे इनकार करते हैं तो वह मधुमक्खियों का उपयोग करेगा। स्टेसी मधुमक्खियों में से एक पर हमला करती है, जिससे दूसरी मधुमक्खियां उन पर हमला करती है और सभी को मधुमक्खियों से लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ता है। गाय एक बैरिकेड बनाता है और सभी अंदर छिपने में सफल हो जाते हैं। केटी मधुमक्खियों को दूर भगाने के लिए धूप का उपयोग करती है, लेकिन समझाती है कि इसका असर लंबे समय तक नहीं रहेगा। सभी सोचते हैं कि क्या किया जाए। ऑलिवर का कहना है कि वे आत्मसमर्पण कर सकते हैं, क्योंकि जोसेफ का इरादा केवल उनकी लड़ाई की यादों को मिटाने का है। नानाओ इसे स्वीकार करने के लिए तैयार है, लेकिन यदि संभव हो तो वह चाहती है कि उसे उचित हार का स्वाद चखना चाहिए, क्योंकि उसे ऐसे व्यक्ति के लिए खेद है जो अपनी हार को स्वीकार नहीं कर सकता। केटी, गाय और पीट भी आत्मसमर्पण नहीं करना चाहते और पूछते हैं कि उनके पास और क्या विकल्प है। ऑलिवर बताता है कि उसके पास एक योजना है, लेकिन यह काफी जोखिम भरा है। मिशेला का कहना है कि कुछ ऐसा है जिसे उसने अब तक छिपा कर रखा था, लेकिन अब इसका उपयोग करने का समय आ गया है। वे एक धूप का उपयोग करती है, जिससे मधुमक्खियां बैरिकेड पर हमला करना शुरू कर देती है। जब वे इसे तोड़ने का प्रयास करते हैं, तो मिशेला ट्रांसफॉर्म हो जाती है। खुद को आधा इंसान आधी परी के रूप में प्रकट करती है, जिससे उन्हें एहसास होता है कि थियोडोर की पत्नी एक परी थी, यह अफवाहें सच थीं। मिशेला बताती है कि उसने कभी भी अपने परिवार के बाहर किसी को यह रूप नहीं दिखाया था। मधुमक्खियां बैरिकेड तोड़ देती हैं। जैसे ही बीस केटी को डंक मारने वाले होते हैं, ट्रोल अपने शरीर से उसकी रक्षा करता है। सभी फिर अपनी शक्ति को जोड़ते हैं और एक शक्तिशाली टोनेट्रस कास्ट करते हैं, जिससे अधिकांश मधुमक्खियां एक ही झटके में घायल हो जाते हैं। स्टेसी का कहना है कि इतनी शक्तिशाली मंत्रों के उपयोग से उन पर अधिक दबाव पड़ेगा
और वे इसे दोबारा कास्ट नहीं कर सकते। लेकिन मिशेला बताती है कि यह बात परियों पर लागू नहीं होती है। फिर नानाओ अपनी झाड़ू पर बाहर आती है और कुछ मधुमक्खियों को मारती है और जोसेफ को जमीन पर ले आती है। नानाओ फिर जोसेफ का सामना करती है और उसे एक ही झटके में हरा देती है। जैसे ही वह जमीन पर गिरता है, उसे लगता है कि उसका हार बहुत अच्छा है और वह अंततः इसका आनंद ले सकता है। स्टेसी मिशेला से पूछती है कि जब उसने उसे लड़ाई की तो उसने अपनी शक्ति का उपयोग क्यों नहीं किया। मिशेला बताती है कि वह फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के खिलाफ अपनी जन्मजात शक्ति पर निर्भर नहीं रहना चाहती थी, क्योंकि वह कुछ भी नहीं सीखेंगी। चूँकि 12 साल की उम्र के बाद यह पहली बार था जब उन्होंने बातचीत की, मिशेला लड़ाई को लंबे समय तक बनाए रखना चाहती थी। इसके बाद मिशेला ने एक फूल का मुकुट दिखाया जो स्टेसी ने उसके लिए बहुत पहले बनाया था और वह इसे अपने पास रखती है। वह उसे बहन तो नहीं कह सकती थी, लेकिन फिर भी वह उसका परिवार थी। शर्मिंदा होकर स्टेसी कहती है कि उसे इसे रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह उसे दूसरा बना देगी। ओलिवर जोसेफ को खड़े होने में मदद करता है और उससे कहता है कि जब वे ताकतवर हो जाएं तो उन्हें फिर से लड़ना चाहिए। जोसेफ ने उससे कहा कि उसे अपने शब्दों पर पछतावा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब जब उसे हार का पता चल गया है तो वह और भी ताकतवर हो जाएगा। ओलिवर फिर सभी से कहता है कि उन्हें वापस जाना चाहिए। हालांकि एक जादुई जानवर प्रकट होता है। जोसेफ उस पर हमला करने का प्रयास करता है, लेकिन जानवर उसे पकड़ लेता है। ओलिवर तब देखता है कि वे बहुत सारे हैं और सबको दौड़ना शुरू करने के लिए कहता है। एक जानवर स्टेसी पर हमला करता है, लेकिन फे उसकी रक्षा करता है और जानवर उसे पकड़ लेता है। जैसे ही वे भागते हैं, पीट गिर जाता है और एक जानवर उसे पकड़ लेता है। ओलिवर उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन मिशेला उसे रोक देती है। भूल भुलैया के बाहर एल्विन, गॉडफ्री और कार्लोस ने स्टूडेंट्स को डॉर्म्स में लौटने और भूल भुलैया में प्रवेश न करने के लिए कहा। ओलिवर आता है और उन्हें सूचित करता है कि उसके 3 दोस्तों को जादुई जानवरों ने पकड़ लिया है। एल्विन और कार्लोस बताते हैं कि उन्हें इसी चीज के बारे में 8 अन्य रिपोर्टें मिली हैं और कुल 17 लोग गायब हैं। जानवरों के वर्णन से उनका मानना है कि यह ओफिलिया सल्वाडोरी का काम है और उसे जादू ने पूरी तरह से निगल लिया है। फिर ओलिवर को याद आता है कि कैसे ओफिलिया ने उससे कहा था कि अगले कुछ महीनों में बहुत अधिक एडवेंचर्स पर न निकलें। इस बीच ओफिलिया किडनैप किए लोगों को कोठरियों में रख रही है। एल्विन गॉडफ्री कुछ छात्रों को इकट्ठा करते हैं और ओफिलिया सल्वाडोरी की तलाश में निकल पड़ते हैं। कुछ दिनों बाद ओलिवर और उसके दोस्तों को अभी भी पीट के बारे में कोई खबर नहीं मिली है। गाय उसकी तलाश में जाना चाहता है, यह उम्मीद करते हुए कि कम से कम वह उसके लिए खाना तो बना सकता है, लेकिन नानाओ ने उसे यह कहते हुए रोक दिया कि उसके देश में ज्यादातर लोग जो लापता हो जाते हैं वे कभी वापस नहीं आते हैं। ओलिवर का कहना है कि पीट को ले जाने वाले जानवरों को उन्हें जीवित पकड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। वह नहीं जानता कि ओफिलिया छात्रों से क्या चाहती है, लेकिन उसका मानना है कि इस बात की पूरी संभावना है कि वह अभी भी जीवित हो। उनके पास कोई भी जानकारी नहीं होने के कारण वे अपना सामान्य स्कूली जीवन जारी रखने के लिए मजबूर हैं। ओलिवर ग्विन और शैनन से मिलता है और उनसे पूछता है कि क्या वे पीट को बचा सकते हैं। ग्विन बताते हैं कि वह और शैनन स्टूडेंट काउंसिल में शामिल होने और ओफिलिया के पीछे जाने की योजना बना रहे हैं। हालांकि वह भूल भुलैया के तीसरी मंजिल में है और उसे ढूंढना आसान नहीं होगा। केटी लूथर से बात करती है, लेकिन वह उसे सूचित करते हैं कि शिक्षक 8 दिन बीतने के बाद ही खोज में मदद कर सकते हैं, क्योंकि छात्रों को ऐसी चीजों से खुद ही निपटना चाहिए। मिशेला ने ओलिवर को बताया कि उसने अपने पिता से बात की थी और उनसे व्यक्तिगत सहायता मांगी थी। हालांकि उन्होंने कहा कि यदि उसके पास अपने दोस्तों की रक्षा करने की शक्ति नहीं है तो उसे दोस्त नहीं बनाने चाहिए। मिशेला पीट के लिए जिम्मेदार महसूस करती है और आज रात भूल भुलैया में जाने का फैसला करती है। ओलिवर नहीं चाहता कि वह अकेले जाए, इसलिए उसके साथ जाने का फैसला करता है। हालांकि वह जोर देकर कहती है कि वह नहीं जाए, क्योंकि अगर दोनों जाते हैं तो गाय, केटी और नानाओ भी जाएंगे। तभी वेरा मिलिगन ने उन्हें टोकते हुए कहा कि वे बहस कर रहे हैं कि उनमें से एक को मरना चाहिए या दोनों को। फिर वह उन्हें अपने साथ आने के लिए कहती है, क्योंकि केटी उनसे कुछ बात करना चाहती है। केटी ने वेरा को ऑफर दिया कि अगर वह पीट को बचाने में मदद करती है तो वह अपनी इच्छानुसार अपने शरीर की जांच करने की अनुमति देगी। ओलिवर इसके खिलाफ है, क्योंकि वह मूल रूप से खुद को वेरा को बेच रही है।
ओलिवर वेरा से पूछता है कि वह पीट की संभावनाओं के बारे में क्या सोचती है। स्थिति को जानकर और अनुमान लगाते हुए कि ओफिलिया क्या कर रही है, वीरा ने कहा कि उसके जीवित रहने की 20% संभावना है। ओफिलिया उससे कई अधिक ताकतवर है और वह अपने रिसर्च के लिए छात्रों की जान आसानी से ले सकती है। हालांकि वह जो कर रही है उसमें समय लगता है, यही कारण है कि पीट के बचने की 20% संभावना है। वीरा का कहना है कि वे संभावना को 1% तक बढ़ा सकते हैं। वह बताती है कि उनका रिसर्च रुक गया है क्योंकि प्रोफेसर डारियस कहीं लापता हो गए हैं। इसलिए वह चाहती है कि केटी उसके रिसर्च में शामिल हो और बदले में वह उन्हें ट्रेन करेगी। ओफिलिया को हराना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसकी मदद से वह अपने दोस्त को बचा सकते हैं, जिसके बाद केटी ऑफिशियल तौर पर उसकी रिसर्च पार्टनर बन जाएगी। केटी यह स्वीकार करने के लिए तैयार है क्योंकि वह अपने दोस्तों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है। हालांकि वीरा ने उसे बताया कि वह इस सब के लिए तैयार नहीं है और वह भूल भुलैया में नहीं जाएगी। इसके बाद केटी और मिशेला नानाओ को लेने जाती हैं, जहां केटी बताती है कि वह नहीं आएगी। ओलिवर गाय के पास जाता है और उसे यह बताता है कि उसे नहीं आना चाहिए क्योंकि यह बहुत खतरनाक है। गाय जानता है कि वह उन्हें धीमा कर देगा और इसे स्वीकार कर लेता है। हालांकि वह ओलिवर को कुछ बीज और भोजन देता है। ओलिवर गाय से वादा करता है कि वह पीट को जिंदा वापस लाएगा। भूल भुलैया में जाने से पहले वेरा केटी को मिली हैंड देती है और उससे कहती है कि अगर वह वापस नहीं लौटी तो मिली हैंड उसके रिसर्च नोट्स तक पहुंचने में मदद करेगा। इस बीच भूल भुलैया की गहराई में पीट एक कोठरी में जागता है जहां फे और जोसेफ ऑलब्राइट के साथ फर्स्ट ईयर्स के बेहोश मेल स्टूडेंट्स हैं। लेकिन जब ओफिलिया दिखाई देती है तो वह सो जाने का नाटक करता है। भूल भुलैया के अंदर वेरा बताती है कि सल्वाडोरी कबीला सक्यूबी को अपने दूर के पूर्वजों में गिनते हैं। वे गर्भ में विभिन्न प्रजातियों की प्रकृति को एक साथ मिलाते हैं और इसे जन्म देते हैं, जो सक्यूबस की विशेष शक्ति हुआ करती थी। वे एक परफेक्ट क्रीचर बनाने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि वे असफल रहे और अब सक्यूबी वास्तव में विलुप्त हो गए हैं। हालांकि वे अपने गर्भ का एक और उपयोग खोजने में कामयाब रहे और उन्हें कल्चर टैंक्स में बदल दिया, जो विभिन्न कार्यों को करने के लिए सिंथेटिक जानवर बना सकते हैं। ओफिलिया ने जो जानवर बनाया उसके लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। चूँकि उसे अपने प्रोजेक्ट के लिए बहुत अधिक ऊर्जा की आवश्यकता थी, ओफिलिया ने अंडर क्लास मैन का अपहरण करने और उनसे ऊर्जा निचोड़ने का फैसला किया। वीरा को नहीं पता कि ऊर्जा लेने से दर्द होता है या नहीं, लेकिन उसका अनुमान है कि ओफिलिया ने सभी को सुला दिया होगा। हालांकि उसे केवल पुरुषों की आवश्यकता है क्योंकि वह उनके शुक्राणु से ऊर्जा लेती है। ओलिवर और बाकियों को एहसास हुआ कि यह एक समस्या हो सकती है और नानाओ बताती हैं कि पीट एक रिवर्सी है। वीरा फिर पुष्टि करती है कि यदि ओफिलिया को यह पता चला तो उसे अब पीट की आवश्यकता नहीं होगी और वह उसे मार सकती है। सभी वर्कशॉप में पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें ट्रोल मिलता है जो बताता है कि जानवरों ने उसका पीछा नहीं किया था। वीरा को तब यकीन हो गया कि जानवरों ने ओफिलिया के आदेशों का पालन किया। वह सभी को ओफिलिया के परफ्यूम से बचाने के लिए जादुई दवाई देती है। इस बीच केविन वॉकर की मुलाकात एल्विन से होती है। वह बताते हैं कि उसे यकीन था कि वे यहीं मिलेंगे और वह उन्हें तीसरी मंजिल का नक्शा देते हैं। हालांकि वह ओफिलिया की बेस को नहीं ढूंढ सके। एल्विन और कार्लोस ने उनकी मदद करने के लिए केविन का शुक्रिया किया। इसके बाद केविन फिर से भूल भुलैया की खोज में निकल पड़ते हैं। वीरा और बाकी लोगों का सामना ओफिलिया के जादुई जानवरों में से एक से होता है। वीरा का कहना है कि अच्छा हुआ कि वे भाग गए क्योंकि इसे हराने में सक्षम होने के लिए उन्हें कम से कम तीसरे वर्ष में होना चाहिए। हालांकि पीट को बचाने के लिए उन्हें उनसे लड़ना होगा और उन्हें बहुत सतर्क रहने के लिए कहती है। फिर वेरा जादुई फंदा बनाकर दिखाती है कि यह जादुई जानवर व्यावहारिक रूप से अंधा है और एक बड़े जानवर से लड़ते समय उन्हें हमेशा अपनी जगह बदलनी चाहिए। उन्हें दिमाग में एक ऐसी योजना बनानी होगी जो घातक प्रहार की ओर ले जाए। हालांकि जानवर जल्द ही वीरा की तकनीक को अडेप्ट कर लेता है और उसके हमलों को नजरअंदाज करना शुरू कर देता है, लेकिन वीरा कहती है कि वे अभी भी इसका उपयोग अपने लाभ के लिए कर सकते हैं और अपनी गति को धीमा कर देती है, जिससे जानवर को लगता है कि वह भी एक धोखा है और उसे आसानी से उसके पास आने और उसे हराने का मौका मिलता है। वीरा फिर कहती हैं कि उन्हें हमेशा जादुई जानवरों का निरीक्षण करना चाहिए और फिर उसके कमजोर हिस्सों का पता लगाना और उसे हराने की एक योजना बनानी चाहिए, लेकिन उन्हें यह सब अकेले करने की जरूरत नहीं है। फिर सभी भूल भुलैया की दूसरी मंजिल पर पहुंच जाते हैं। कार्लोस ने खुलासा किया कि वे अपने परिवारों के बीच गठबंधन के कारण यंग ओफिलिया से मिली थी। उसने उससे कहा कि वह उसकी दोस्त बनना चाहती है।
ओफिलिया को इस पर विश्वास नहीं हुआ क्योंकि उसके अनुभव से कोई भी आदमी उससे बात करने के बाद पागल हो जाता है। हालांकि कार्लोस ने यह साबित कर दिया कि वह उसके परफ्यूम से प्रभावित नहीं होती। उससे मिलने के बाद वह यह सोचना बंद नहीं कर सकी कि वह चाहती थी कि उसे भी वही खुशी मिले जो एक सामान्य व्यक्ति को मिलती है। ओलिवर का ग्रुप काफी देर से जंगल में चल रहे हैं। आखिरकार नानाओं को भूख लगती है और वे रुककर गाय के भेजे केक का आनंद लेते हैं। ओलिवर ने टेरेसा को नोटिस किया और उसके साथ बात करने के अवसर का उपयोग करते हुए नदी से पानी लेकर आने का फैसला किया। वह पूछता है कि क्या वह जानती है कि ग्वेन और शैनन भूल भुलैया की कौन सी मंजिल पर है, और टेरेसा बताती है कि वे जल्द ही तीसरी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। उन्होंने उससे कहा है कि अगर वह ओलिवर को भूल भुलैया में देखती है तो उसे तुरंत वापस ले जाए। हालांकि अब वह ओलिवर को अपना मास्टर मानती है, इसलिए उसके निर्णयों को ग्वेन और शैनन के ऑर्डर्स पर प्रायोरिटी दी जाती है। टेरेसा एक स्काउट के रूप में सेवा करना चाहती है और ओलिवर इससे सहमत है। ओलिवर ने उससे कहा कि अगर उनके सामने कुछ भी खतरनाक दिखाई दे तो उसे सूचित करें और कोई भी लापरवाही न करे। अपने रास्ते पर आगे बढ़ते हुए ओलिवर का ग्रुप अपनी सबसे बड़ी बाधा, एक विशाल पेड़ इरमिनसूल तक पहुंच जाते हैं। इस पर चढ़ते समय ओलिवर पूछता है कि अंडरग्राउंड भूल भुलैया में सूरज क्यों है। वीरा बताती है कि यह प्री हिस्टोरिक समय का एक रेलिक है, एक जादुई तकनीक जिसे आज के समय में दोहराना मुश्किल है, लेकिन वे निश्चित नहीं है कि इसे क्यों बनाया गया था। वीरा को यह अजीब लगता है कि अब तक उनका सामना किसी भी जानवर से नहीं हो रहा है, और फिर ओलिवर को पता चलता है कि टेरेसा ने उनके रास्ते में आने वाले सभी जानवरों को मार डाला है। आखिरकार वे एक खतरनाक इलाके में पहुंच जाते हैं। वीरा उनसे कहती है कि वे उसे घूर कर देखें और उसे अपना भय न दिखाए। तभी एक खतरनाक बंदर दिखाई देता है। वीरा का कहना है कि वह सामान्य से अधिक तनाव महसूस कर रहा है और आमतौर पर उसे इसकी परवाह नहीं होती कि कुछ लोग उसके क्षेत्र से होकर गुजरते हैं। वह देखती है कि उसकी कुछ उंगलियां गायब हैं और अनुमान लगाती है कि ओफेलिया के जानवरों से लड़ाई के दौरान उन्होंने उसे घायल कर दिया है। वह अपनी आंख से उसे डराने की कोशिश करती है, लेकिन जब बंदर नहीं घबराता तो वह उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। हालांकि नानाओं ने उसे रोक दिया। वह जानवर के पास जाती है और अपना हथियार छोड़ देती है। वह प्यार से समझाती है कि उन्हें आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन वे हिंसा का इस्तेमाल करके ऐसा नहीं करना चाहते। एक क्षण के बाद जानवर चला जाता है और अपनी मांद में सो जाता है। नानाओ बताती हैं कि उसने सुना है कि कुछ जादुई जानवर व्यक्ति की गंध और ऊर्जा से समझ सकते हैं कि उन्हें उनसे खतरा है या नहीं। हलचल भरे जंगल में कहीं और स्टेसी अपनी बड़ी बहन लिनेट और एक चौथे वर्ष की छात्रा को भूल भुलैया में फे को खोजने और बचाने में मदद करने के लिए जा रही है। इससे पहले कि वे लोग आगे बढ़ पाते, एक जायंट मैंटिस दिखाई देता है। बंदर उसका सामना करने के लिए बाहर आता है, लेकिन उसके एक ही हमले से मारा जाता है। वीरा उन्हें मैंटिस पर हमला करने के लिए कहती है। ओलिवर, मिशेला और नाना उससे लड़ते हैं, यह देखने के लिए कि उन्होंने उसके लेसन से क्या सीखा है। ओलिवर और मिशेला मंत्रों का उपयोग करते हैं, लेकिन उसका कवच बहुत मजबूत है। नाना उसका एक पैर काटने में सफल हो जाती है, लेकिन वह लगभग तुरंत ही रीजेनरेट हो जाता है। तापमान में तेजी से बदलाव लाने और कवच को कमजोर करने के लिए ओलिवर और मिशेला बर्फ और आग के मंत्रों का उपयोग करते हैं। इससे पहले कि वह रीजेनरेट हो सके, ओलिवर उस पर टोनिट्रस से हमला करता है, लेकिन वह उसे हराने के लिए पर्याप्त नहीं है। जबकि मिशेला और नानाओ बगल से हमला करते हैं, ओलिवर उसके सिर को पकड़ने और उसे नीचे करने के लिए गाय के बीजों का उपयोग करता है। वह उस पर हमला करने के लिए उसके करीब पहुंचता है, लेकिन मैंटिस उस पर छुपी हुई कांटों से हमला करता है। वेरा तुरंत उसका बचाव करती है, यह उम्मीद करते हुए कि ओलिवर को कुछ नहीं हुआ है, लेकिन यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है कि ओलिवर को इसकी उम्मीद थी और वह कांटों को रोकने में कामयाब रहा। फिर वह आगे बढ़ता है और मैंटिस को हरा देता है। सभी आगे बढ़ते हैं और अपने रास्ते में कई और जादुई जानवरों से लड़ते हैं। वे अंततः एक गुफा में रात बिताने के लिए रुकते हैं। ओलिवर ज्यादा सो नहीं सका और वीरा ने उससे पूछने का फैसला किया कि वे पीट के लिए अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हैं, जबकि वे उसे लंबे समय से नहीं जानते हैं। ओलिवर बताता है कि एंट्रेंस सेरेमोनी के दौरान उन सभी ने केटी को बचाया और तब से एक टीम बन गए। चूँकि पीट एक नॉन मैजिकल परिवार से है, वह शायद उनमें से सबसे अधिक डरा हुआ था। हालांकि वह भागा नहीं, बल्कि रुका और उनके साथ लड़ा। वीरा कहती है कि उनके बीच एक खूबसूरत दोस्ती है, हालांकि उसे ओलिवर में दिलचस्पी है, जबकि वह मिशेला और नानाओ को समझ सकती है, जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी परिवार में पैदा हुए हैं
और असाधारण तरीके से पले बड़े हैं, लेकिन ओलिवर बिल्कुल ऑर्डिनरी है और उसके पास कोई खास टैलेंट भी नहीं है, हालांकि वह युद्ध कला में उनसे काफी बेहतर है। यह बात कुछ अजीब है। वीरा का अनुमान है कि उसके अतीत में कुछ अवश्य हुआ होगा जिसके कारण ओलिवर इतना प्रतिभाशाली है। हालांकि वह उससे यह नहीं पूछेगी कि क्या हुआ था। वेरा फिर कहती है कि वे जल्द ही तीसरी मंजिल तक पहुंच जाएंगे, जो कहीं अधिक खतरनाक है, और उसे यह भी नहीं पता कि पीट के पास कितना समय बचा है। जोसेफ कोठरी में जागता है। पीट उसे बताता है कि वह ओफिलिया के वर्कशॉप में है। वह आश्चर्यचकित है कि पीट इस परफ्यूम में आसानी से सांस ले सकता है और चल भी सकता है। तब जोसेफ को एहसास होता है कि बेहोशी की हालत में वह एक महिला बन गया होगा और परफ्यूम उस पर काम नहीं कर रहा है। वह पीट को चुप रहने के लिए कहता है, क्योंकि अगर ओफिलिया को पता चला कि वह एक रिवर्सी है तो वह उसे मार डालेगी। फिर जोसेफ अपने पेट में छेद करता है और एक एक्सप्लोजिव ऑर्ब, एक स्मोक ऑर्ब और एक डिस्ट्रेस ऑर्ब निकालता है। वह उन्हें पीट को देता है, यह कहते हुए कि वे उनका उपयोग भागने के लिए कर सकते हैं और फिर डिस्ट्रेस ऑर्ब की मदद से दूसरों को सिग्नल भेज सकते हैं, जो आवाज और ऊर्जा उत्पन्न करेगा और जिससे उन्हें उनकी लोकेशन मिल जाएगी। ऐसे में जोसेफ को कोई मदद नहीं मिल रही है, इसलिए वह अपनी जिंदगी पीट को सौंप रहा है। वह पीट को सही मौके का इंतजार करने के लिए कहता है, जब ओफिलिया अपने वर्कशॉप को छोड़कर बाहर चली जाए। ओलिवर और उसके ग्रुप को भूल भुलैया में गए 3 दिन हो गए हैं। गाय को उनकी चिंता होने लगती है, लेकिन केटी का मानना है कि वे सब ठीक होंगे और पीट को जल्द ही बचा लेंगे और अभी के लिए वे बस उनके लिए क्लास नोट्स लिख सकते हैं। गाय को ओलिवर की भी चिंता है, क्योंकि उनका सामना ओफिलिया और उसके परफ्यूम से होगा, लेकिन केटी को अब भी विश्वास है कि ओलिवर उससे जीत जाएगा। इस बीच ओलिवर का ग्रुप ओफिलिया के करीब पहुंच रहे हैं और उसके परफ्यूम का उस पर असर होने लगा है, इसलिए वह नानाओ को उससे थोड़ा दूर रहने के लिए कहता है। नानाओ को आश्चर्य होता है कि ऐसा क्यों है, और वीरा बताती है कि ओफिलिया का परफ्यूम लड़कों को एक्साइटेड कर देता है। वह ओलिवर को परफ्यूम का असर कम करने के लिए दवा लेने को कहती है। सभी एक नदी के पास आते हैं और नाव से आगे जाने का फैसला करते हैं। आगे रास्ता नहीं होने के कारण ओलिवर ने टेरेसा को वापस जाने के लिए कहा। हालांकि नाव पर जाने से पहले वीरा उन्हें लेक वॉकिंग सिखाने का फैसला करती है। ओलिवर और मिशेला ने यह जादू के बारे में सुना है, लेकिन वे इसमें महारत हासिल नहीं कर पाए हैं, क्योंकि यह ऐसा जादू नहीं है जिसे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट सीख सकते हैं। ओलिवर इसे प्रयास करता है और उसे याद आता है कि कैसे उसकी माँ पानी में चला करती थी। इसे समझने के बाद वह जल्द ही इसे सीख लेता है। फिर वह नानाओ को भी अपने साथ पानी में ले जाता है और अंततः मिशेला भी पानी में उनके पास चली जाती है। वेरा यह सुनिश्चित करना चाहती है कि वे सब सुरक्षित वापस लौट सकें। दूसरी ओर लिनेट स्काईफिश को दूर भगाने के लिए एक धूप का उपयोग करती है और दोनों झाड़ू से उड़कर नदी पार करने का फैसला करते हैं। नदी पार करते समय वीरा ने देखा कि झील में बहुत कम जानवर हैं। उसी क्षण साइरस रिवर मूवर आते हैं और जादू से एक कंकाल से बने सांप को बुलाते हैं। वीरा बताती है कि ओफिलिया ने ओलिवर के एक दोस्त का अपहरण कर लिया है और वे उसे बचाने जा रहे हैं। साइरस का मानना है कि वे वैसे भी ओफिलिया के हाथों मारे जाएंगे, इसलिए उसने उन्हें अब भी मारने का फैसला किया। हालांकि मिशेला ने उन्हें सहयोग करने का प्रस्ताव दिया। वह अनुमान लगाती है कि साइरस ओफिलिया के रिसर्च को प्राप्त करने वाला पहला व्यक्ति बनना चाहता है, जिसे वे साइरस को देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वे केवल अपने दोस्त को बचाना चाहते हैं। हालांकि साइरस का कहना है कि वह इसके लिए यहाँ नहीं है और समझाता है कि उसे एक छोटा सा दायित्व पूरा करना है और वह ओफिलिया के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए यहाँ है। वीरा मौके का फायदा उठाती है और ये अनुमान लगाती है कि ओफिलिया झील को बिना सुरक्षा के नहीं छोड़ेगी। वह साइरस के राक्षस पर हमला करने के लिए एक स्क्विड मॉन्स्टर को लुभाने में कामयाब होती है। फिर वे लोग नाव से आगे बढ़ते हैं और मॉन्स्टर साइरस पर हमला करता है। कार्लोस सोचती है कि क्या ओफिलिया को याद है कि वे एल्विन से कैसे मिले थे, और उसे यकीन है कि उसे याद है। उस समय कार्लोस चाहती थी कि ओफिलिया के कुछ दोस्त हों और उसने एल्विन को उससे परिचय करवाया। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका परफ्यूम इतना तेज होगा और वह खुद को काबू करने के लिए एक दर्द के मंत्र का उपयोग करता है, जिससे उसे ऐसा दर्द महसूस होता है जैसे उसके पैरों के बीच लात मारी गई हो। एल्विन लगभग 2 महीने तक ओफिलिया से मिलता रहा और हर बार उसने खुद को पीड़ा पहुंचाई। हालांकि उसका दर्द दूर हो गया, क्योंकि अब उसके मन में ओफिलिया के प्रति कोई अनुचित भावना नहीं रही। हालांकि दवा या मंत्र के उपयोग से ये 2 महीने आसानी से गुजर जाते, लेकिन उन 2 महीनों में उसने जो दर्द महसूस किया वह उस दर्द की तुलना में कुछ भी नहीं है
जो ओफिलिया को अपने पूरे जीवन में झेलना पड़ा। एल्विन ने ओफिलिया को लेसिडी इंग्वे और टिम लिंटन से मिलवाया और बताया कि ये चारों उन लोगों की मदद करने की कोशिश करते हैं जिन्हें मदद की जरूरत होती है, क्योंकि स्कूल काफी खतरनाक है। वे कभी कभी लोगों को भर्ती करते हैं, लेकिन भर्ती करने वाले जल्दी ही चले जाते हैं। एल्विन ओफिलिया से पूछता है कि क्या वह उनकी मदद कर सकती है, और वह बताती है कि वह सिंपल पोशंस बना सकती है और बुनियादी उपचार जादू का उपयोग कर सकती है। तब एल्विन को आश्चर्य होता है कि क्या वह जले हुए घाव को ठीक कर सकती है, और प्रैक्टिस के वक्त वह फ्लामा का उपयोग करता है और उसे चोट लगती है। वह समझाता है कि जब से वह पैदा हुआ है वह अपने ऊर्जा का इस्तेमाल ठीक तरीके से नहीं कर पाता। ओफिलिया उसकी जलन को ठीक करती है और उससे कहती है कि जब भी उसे जरूरत होगी वह उसे ठीक करने के लिए वहाँ मौजूद रहेगी। एल्विन को लगता है कि उसने ओफिलिया को विफल कर दिया। भले ही यह उसकी गलती न हो, लेकिन उसे कुछ करना चाहिए था। उनका ग्रुप लोकप्रिय होने लगता है और अन्य छात्र उनसे जुड़ना चाहते हैं। एक शाम छात्रों के एक ग्रुप ने ओफिलिया से पूछा कि वह एल्विन के दाहिने हाथ की तरह क्यों काम कर रही है। उन्होंने उसे यह भी बताया कि ऐसी अफवाहें हैं कि वह एल्विन को नियंत्रित करने के लिए अपने परफ्यूम का उपयोग करती है। उन्हें विश्वास नहीं होता कि वह वास्तव में उसकी मदद कर रही है, क्योंकि ऐसे अन्य लोग भी हैं जो बेहतर उपचार जादू का उपयोग कर सकते हैं। ओफिलिया को आश्चर्य होता है कि यदि वह ताकतवर होती तो वे उसके साथ ठीक से रहेंगे, और वे इसकी पुष्टि करते हैं। ओफिलिया फिर एक राक्षस बनाती है और उन पर हमला करती है। तब से ओफिलिया ने अपने परफ्यूम को खुले तौर पर उपयोग करना शुरू कर दिया। टिम इस बात से नाराज है और सवाल करता है कि क्या वह एल्विन को बहकाने का इरादा रखती है। जैसा कि ओफिलिया ने इनकार नहीं किया, और टिम क्रोधित हो जाता है और ओफिलिया उस पर हमला करती है। बाद में एल्विन को घायल टिम मिलता है और वह ओफिलिया की ओर देखता है। ओफिलिया की बेस में वह और रुकने में असमर्थ होकर अपने वर्कशॉप से बाहर जाती है। पीट मौके का फायदा उठाता है और वहाँ से निकलना शुरू करता है। वह कोठरी से बाहर जाता है और गश्त कर रहे जानवरों के पास से गुजरता है। फिर वह अपनी ब्लेड को पुनः प्राप्त करता है और बाहर निकलता है। वह डिस्ट्रेस ऑर्ब फेंकता है और प्रार्थना करता है कि कोई इसे देख ले और जल्द ही उसकी मदद करे। ओफिलिया की खोज में आए सभी लोगों को पीट का डिस्ट्रेस सिग्नल दिखाई देता है और वे तेजी से उसकी तरफ बढ़ते हैं। हालांकि इसके बाद वह गिर जाता है और अपना होश खोने लगता है। वह यहाँ मरना नहीं चाहता और अपने दोस्तों से दोबारा मिलना चाहता है। तभी ओलिवर और बाकी सब आते हैं और यह देखकर खुश होते हैं कि पीट ठीक है। हालांकि ओफिलिया भी लौट आती है और उसे एहसास होता है कि पीट एक रिवर्सीय है। वीरा बताती है कि चूंकि वे यहाँ केवल पीट के लिए आए हैं और ओफिलिया को उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि वह एक रिवर्सीय है। वीरा को आश्चर्य होता है कि क्या ओफिलिया उन्हें यहाँ से जाने दे सकती है और वह जो कुछ भी कर रही है वह करना जारी रख सकती है। ओफिलिया बताती हैं कि वह पहले ही साल्वाडोरी जादू के शिखर पर पहुंच चुकी हैं और बस शुरुआत करने के लिए जगह तलाश रही थी। जैसे ही वह मंत्र पढ़ना शुरू करती है, वेरा बाकी लोगों को उसे तुरंत रोकने के लिए कहती है। ओलिवर और बाकी लोग कोशिश करते हैं, लेकिन ओफिलिया के मॉन्स्टर्स उसका बचाव कर रहे हैं। हालांकि वे उसे रोकने में असफल रहते हैं। इसके बाद ओफिलिया ने एक ग्रैंड एरिया का निर्माण करते हुए अपना मंत्र पूरा किया। एक गुम्बद जो अनिवार्य रूप से एक अलग दुनिया है और जहां ओफिलिया का कानून सर्वोच्च है। वीरा बताती है कि बहुत कम जादूगर ही ग्रैंड आर्या को बना सकते हैं और ओफिलिया ने इतनी कम उम्र में ही साल्वाडोरी जादू पर महारत हासिल कर लिया है। तभी स्टेसी और लिनेट भी वहां आते हैं, जिसे मिशेला को एहसास होता है कि वे उनके साथ फंस गए हैं। वीरा बताती हैं कि वे संभवतः ओफिलिया के गर्भ में हैं और उसने एक परफेक्ट लाइफ फॉर्म बनाने के लक्ष्य को त्याग दिया है और अब वह जादुई जीवों की अंतहीन रचना करने का इरादा रखती है। उनके बाहर जाने का एकमात्र तरीका यह है कि या तो ओफिलिया अपना जादू हटा ले या वह मर जाए। फिर वेरा और मिशेला हमला करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। वहीं ओलिवर और बाकी लोग उनकी रक्षा करने का फैसला करते हैं। लिनेट डिफेंस टीम के लिए एक जादुई बैरियर बनाती है। वीरा ओफिलिया को यह कहकर उकसाती है कि उसका पहला प्यार एल्विन उसकी पहुंच से बाहर था और वह अपने अतीत को लेकर हमेशा रोते रहती है। फिर वे मिलकर ओफिलिया पर हमला करते हैं, लेकिन ओफिलिया उसे पकड़ने में सफल हो जाती है। वीरा फिर उसे अपनी आंख से पत्थर का बना देती है। हालांकि ओफिलिया पेट्रिफिकेशन को तोड़ देती है और कहती है कि पेट्रिफिकेशन शार्प ने बहुत पहले ही उस पर काम करना बंद कर दिया था। वीरा ओफिलिया का मजाक उड़ाना जारी रखती है, जिससे ओफिलिया क्रोधित हो जाती है और फिर वीरा को बुरी तरह से मरोड़ना और चोट पहुंचाना शुरू कर देती है। आखिरकार वीरा उससे हार जाती है और ओफिलिया उसे जमीन पर फेंक देती है।
ओलिवर और बाकी लोग फिर अपनी योजना बदलते हैं और नानाओ को ओफिलिया पर हमला करने के लिए कहते हैं। फिर सभी जादू से उड़ते हैं और जानवरों से लड़ना शुरू कर देते हैं। लड़ते समय ओलिवर अपने जादू से नीचे गिर जाता है और नानाओ ओफिलिया के काफी करीब पहुंच जाती है। लेकिन जैसे ही वह उस पर हमला करती है, ओफिलिया रोने लगती है। ये देखकर वह झिझकती है और अंततः नीचे गिर जाती है। इसके बाद नानाओ ने ओलिवर से माफी मांगते हुए कहा कि ओफिलिया सिर्फ एक बच्ची है और वह एक रोते हुए बच्ची के खिलाफ अपनी तलवार नहीं उठा सकती है। मिशेला पीट से माफी मांगती है कि वह उसकी रक्षा नहीं कर सकी, लेकिन वह अपनी तलवार निकालता है और उसके साथ लड़ने के लिए उसकी तरफ चला जाता है। उन सभी को देखकर ओफिलिया को आश्चर्य होता है कि आखिरी बार कब किसी ने उसे इस तरह से पकड़ा था या अपनी दिल की बात की थी। उसे इस बात का पछतावा है कि वह क्या है, क्योंकि इसकी वजह से ही उसे अकेले रहना पड़ा। तभी एक गाना सुनाई पड़ता है और ग्रैंड आरिया की दीवारें टूट जाती हैं। इसके बाद कार्लोस और एल्विन अंदर आते हैं। वे देर से आने के लिए माफी मांगते हैं और बताते हैं कि वे ओफिलिया के लिए आए हैं। ओफिलिया उनसे कहती है कि वे उसके पास न आए, लेकिन कार्लोस उसकी उपेक्षा करती है। वह अपनी गर्दन पर बना टैटू हटाती है और गाना शुरू करती है, जिससे ग्रैंड आरिया की दीवारें लगातार टूटती रहती हैं। एल्विन ने ओलिवर को समझाया कि कार्लोस और ओफिलिया के परिवारों के बीच एक समझौता हुआ था। अगर कभी ओफिलिया जादू में लीन हो जाती है तो कार्लोस को भी उसके साथ जाना होगा, ताकि वह कभी अपने जादू से भस्म न हो सके। ओलिवर को पता चलता है कि वह एक कैस्ट्राटो है और एल्विन ने पुष्टि की है कि ऐसी मंत्रमुग्ध आवाज केवल मेल गोनाड्स को हटाकर प्राप्त की जा सकती है, जबकि कार्लोस ने बचपन में ही ये किया था। इस वजह से उनमें सभी प्रकार के सेक्सुअल जादू के प्रति रेजिस्टेंस भी होती है। कार्लोस ने ओफिलिया को गले लगाया और माफी मांगी, क्योंकि उन्होंने उसे मुस्कुराने का वादा किया था, लेकिन ऐसा नहीं कर सके। कार्लोस उससे कहती है कि वह उससे हमेशा प्यार करेगी। ओफिलिया ने उसे वापस गले लगाया, लेकिन कहा कि वह उससे नफरत करती है। इसके बाद एल्विन कार्लोस को अलविदा कहते हैं, जिसके बाद कार्लोस और ओफिलिया ग्रैंड आरिया के साथ गायब हो जाते हैं। इसके बाद ग्वेन और शैनन ओलिवर से मिलते हैं और उसे वापस चलने के लिए कहते हैं। फिर सभी स्कूल में लौट आते हैं। केटी और गाय पीट को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद सभी अपनी अपनी तलवारें निकालते हैं और सोर्ड रोज का सिंबल बनाते हैं। चूँकि ओफिलिया के साथ जो हुआ वह स्कूल के लिए एक सामान्य बात है, लोग तुरंत इसके बारे में बात करना बंद कर देते हैं और अपने सामान्य स्कूली जीवन में लौट आते हैं। ओलिवर बताता है कि ओफिलिया की मौत बाकी जादूगरों के अंत के हिसाब से काफी बेहतर थी। हॉलवे में उसकी हत्या की लिस्ट में शामिल कई टीचर्स उसके पास से गुजरते हैं, जिन्हें देखकर वह सोचता है कि वह किस अंत की ओर जा रहा है। तभी नानाओ उससे भूख लगने की शिकायत करती है और वे सब डाइनिंग हॉल की तरफ जाते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।